तो इकोनॉमी के साथ हम डील कर रहे थे। आज हम देखेंगे इकोनॉमी में हमारे यहाँ पे किस तरह से प्लान किया गया है पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, और आज जो प्रेजेंट डे में हम नीति आयोग तक पहुंच चुके हैं, तो इसमें क्या पूरा प्रोसीजर रहा, क्या पूरी स्टेज रही, किस तरह से हमने 12 जो 5 ईयर प्लान हमारे चले हैं उनको हमने रोल आउट किया है। ठीक है, वो किस तरह से आए हैं। उसी तरह से बीच बीच में कुछ प्लान हॉलीडे भी रहे, कुछ वन वन ईयर की प्लान भी बनते रहे। और हमारी जो एक्चुअली में इंडिया की फ्रीडम के बाद में जो मॉडल हमने अपनाया है, वो मॉडल हमने जो अडॉप्ट किया था, वो अडॉप्ट किया था हमने मॉडल सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग का। तो सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग का मॉडल हमें क्यों अपनाना पड़ा, उसको हम यदि देखें तो उसके पीछे के रीजंस को यदि हम जानना चाहें, तो हमें यहाँ पे समझना होगा कि एक्चुअली में जब इंडिया आजाद हुआ था तो वेल्थ का क्रिएशन तो था नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर तो इतना प्रोमिनेंट था नहीं, तो नो सिग्निफिकेंट प्राइवेट सेक्टर उस टाइम पे कंट्री के अंदर था। उसके बाद हमने बहुत सारे सोवियत संघ के जो है उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस, उनकी प्लानिंग को देखा था, और उससे हमारे लीडर काफी हद तक अट्रैक्ट हुए थे। ठीक है। और तो ये भी एक रीजन था कि हमने सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाया। उस टाइम पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो काफी हद तक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से काफी उसके बेनिफिट से अट्रैक्टेड थे, तो इस वजह से भी हमने सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाया। ठीक है। और इसके अलावा यदि कुछ रीजन देखने जाए कि क्यों हमने सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाया है, तो उसके पीछे का रीजन है कि हमें एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करना था और रिडिस्ट्रीब्यूशन करना था। ठीक है, वेल्थ का। तो इस वजह से हमने इसको इस प्लानिंग को अपनाया है। अब हम हिस्टोरिकली देखेंगे कि किस तरह से मतलब कि कौन कौन से मॉडल आए, कौन कौन से मॉडल्स किन किन ने आके क्या क्या सजेस्ट किया, ठीक है, एक्सपर्ट्स ने। तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, है ना, एम विश्वेश्वरैया से। एम विश्वेश्वरैया जो थे, जो आप काफी प्रोमिनेंट एक इंजीनियर रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, इन्होंने कृष्णराजा सागर डैम भी बनवाया है। ठीक है। तो काफी फेमस इंजीनियर थे, काफी स्कॉलर थे। ठीक है। और इन्होंने इनका जो जन्म हुआ था 1860 में हुआ था, 1860 में, 1962 तक रहे थे ये। और ये काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, काफी मतलब कि एडमायरिंग किया करते थे, लाइक जापान का जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस था पूरा, और सोवियत संघ का जो 5 ईयर्स के प्लान थे। इसी तरह से अमेरिका के, है ना, रूजवेल्ट करके जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी मतलब कि काफी अच्छे इकोनॉमिक इंटरवेंशन दिए थे अमेरिका के अंदर ग्रेट डिप्रेशन के बाद। तो इन सब चीजों से काफी इंस्पायर्ड थे ये। और जो आपके एम विश्वेश्वरैया हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर एक्चुअली काफी मतलब कि सजेशंस के तौर पे अपना प्रपोजल रखा था कि इंडिया के अंदर आपको, है ना, 10-10 ईयर्स के प्लान लेके आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, लाइक जापान के अंदर जो प्लान आए थे उनसे, है ना, और सोवियत संघ के प्लान्स वगैरह से। तो आप कहीं ना कहीं पे देख सकते हो कि 1935 के 34 में उन्होंने एक बुक भी लिखी है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। ठीक है। तो उसमें पॉवर्टी मतलब एडिकेशन के लिए उन्होंने बताया कि ग्रोथ एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू पॉवर्टी को कम किया जा सकता है ना, पॉवर्टी को उसके थ्रू कम किया जा सकता है। तो ये एम विश्वेश्वरैया से हम स्टार्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं पे, कि इन्होंने इन सभी मॉडल से इंस्पायर्ड होके अपनी जो बुक है प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 लिखी है, और काफी सजेशंस दिए हैं। उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया गया। मैं प्री इंडियन मतलब इंडियन जो फ्रीडम मिली है उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, जब से, है ना। तो हम एक्चुअल में पढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किस तरह से प्लान किया गया है ना पूरा, और वो चलता रहा। प्री इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद किस तरीके के मॉडल को हमने अपनाया, किस तरह से हमने 5 ईयर्स प्लान अपनाए, और राइट नाउ हमारे स्टेटस क्या है, उसको पूरा हम ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है। तो जब मैं बात करता हूँ कि इंडियन प्लानिंग कमेटी को फॉर्मेशन किया गया, तो इंडियन प्लानिंग कमेटी 1938 में चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू के अंदर बनी थी। ठीक है। और इसका जो पर्पस था, तो इसका पर्पस था एडुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना और पॉवर्टी को कम करना। ठीक है। तो उन्होंने क्या एडवोकेट किया था, जो आपकी प्लानिंग कमेटी जो बनी है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, जिसके की चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे 1938, इन्होंने जो एडवोकेट किया है वो किया है कि हैवी इंडस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है। तो जो हैवी इंडस्ट्रीज है ना, क्या काम करेंगी, हैवी इंडस्ट्रीज आपकी हेल्प करेंगी किस चीज के अंदर, सेल्फ मतलब पूरा सेल्फ रिलायंस के अंदर ये काफी हद तक मदद करेंगी आपकी। हम बाद में भी आके जाके देखेंगे आगे कि नेहरू और महल वोनिश जो मॉडल आएगा सेकंड, जो मतलब 5 ईयर प्लान होगा, इसके अंदर भी इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात चलेगी। ठीक है। उसके बाद जो आपकी इंडियन प्लानिंग सॉरी नेशनल प्लानिंग कमेटी है, उन्होंने रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फ्रॉम बिग लैंड होल्डर्स टू एलिमिनेट रूरल पॉवर्टी वगैरह की भी इन्होंने बात की है। तो कहीं पे हम ट्रैक इसको इस तरह से कर सकते हैं कि पहले तो हमने बोल दिया एम विश्वेश्वरैया ने क्या रिकमेंडेशन दी है, उसके बाद नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू को इसको बनाया गया प्लानिंग कमेटी को, और उन्होंने एडवोकेट किया था कि हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है, होनी चाहिए। और ये हैवी इंडस्ट्रीज जो होनी चाहिए ना, वो क्या बिल्ड करेगी, दो काम के लिए होगी, है ना, दो काम इसके एसेंशियल काम होंगे। पहली बात तो
इंडिया को सेल्फ डिफेंस ही प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, पब्लिक ऑनरशिप को ही बढ़ाएगी, ठीक है। हेवी इंडस्ट्रीज हैव टू बी अंडर पब्लिक ऑनरशिप के अंदर ये होनी चाहिए। तो फिर उसके बाद काफी फेमस एक बॉम्बे प्लान आता है, आपको पता है बॉम्बे प्लान के बारे में, काफी फेमस है, ये भी इंडिपेंडेंस से पहले का प्लान है। और इसके अंदर एक्चुअली में 1944 के आसपास ही आता है। इसमें लीडिंग बिजनेसमैन थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लाइक सर पुरुषोत्तम राज जो आपके थे, पुरुषोत्तम दास थे इसके अंदर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी, JRD टाटा एंड GD बिरला, और कुछ और भी लोग थे। इन्होंने क्या किया था, बॉम्बे प्लान को ये लेके आए थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, इस बॉम्बे प्लान के अंदर, इसमें यही था कि उस टाइम के अंदर जो फ्लरिश हो रही थी इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, उन्हीं को और अपर हैंड पे लेके जाने के लिए था ये प्लान, ठीक है। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो डबल करना था आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर का, 5 फोल्ड ग्रोथ अचीव करनी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। तो आपको ध्यान रखना कि बॉम्बे प्लान जो है प्री इंडस्ट्रियल एरा में आया, 1944 के आसपास आया है। इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो आपको याद रखने हैं। एक तो सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर हैं, JRD टाटा है, GD बिरला है, ये तो फेमस है, उसके अलावा भी और भी बहुत लोग थे। तो इस तरह से बॉम्बे प्लान 1944 के अंदर आता है। प्री इंडस्ट्रियल जो हमारी प्लानिंग रही है ना, प्लानिंग वो देख रहे हैं हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। M N रॉय जो थे, उन्होंने भी 1940 के आसपास, ठीक है, तो इन्होंने भी इंडियन 1940 के आसपास अपना प्लान दिया है, ठीक है। तो ये आपको इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इन्होंने जो इम्फेसिस किया था M N रॉय ने, वो किया था कि एम्प्लॉयमेंट और वेज गुड्स के ऊपर। एक फिर आता है SN अग्रवाल एंड गांधी प्लान। तो गांधी जी के फॉलोअर थे SN अग्रवाल, एक तरीके से महात्मा गांधी के फॉलोअर थे, और उन्होंने अपना प्लान दिया है। जब बॉम्बे प्लान आया था तभी 1944 के आसपास, उन्होंने इम्फेसाइज किस बात पे किया है, उन्होंने इम्फेसाइज किया है एक्चुअली में डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एंड कॉटेज इंडस्ट्री के ऊपर। तो SN अग्रवाल गांधीयन प्लान, एंड गांधीयन प्लान भी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद है ना, फाइनली ये सारे मतलब प्री इंडस्ट्रियल एरा के अंदर सारे प्लान हो गए। फाइनली हमने किस चीज को अपनाया, तो एक वर्ड यहाँ पे आता है मिक्स इकोनॉमी। तो मिक्स इकोनॉमी से मतलब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत मार्केट इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक प्लान इकोनॉमी। तो जिसमें मार्केट इकोनॉमी भी होगी और सोशलिस्टिक प्लान इकोनॉमी भी होगी, दोनों तरीके की जब चीजें आएंगी तो उसमें मिक्स इकोनॉमी बोलेंगे, ठीक है। देखो, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं कि उस टाइम 1950s के आसपास हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि हम बहुत ज्यादा मतलब कैपिटलिस्ट क्लास की तरफ चले जाएं या कैपिटलिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दें। उसके पीछे रीजन भी था कुछ, क्योंकि तब तक प्राइवेट सेक्टर इतना इवॉल्व भी नहीं हुआ था ना, वेल्थ का क्रिएशन ही नहीं हुआ था। उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत ज्यादा वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था, कुछ ही बड़े नाम थे, बहुत सारे बड़े नाम नहीं हुआ करते थे। तो पहले वेल्थ क्रिएशन की रिक्वायरमेंट थी। तो उस टाइम तक वो प्लेटफॉर्म मिला नहीं था कि हम बहुत ज्यादा हद तक मतलब कि कैपिटलिस्ट क्लास को ग्रो कर पाए। तो हमारा उस टाइम पे उस मॉडल को अपनाना, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को लेके आना, वो काफी हद तक उचित भी था। तो हमने, फिर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमने हार्ड कोर एकदम बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल में पूरा का पूरा सोशलिस्टिक फिनोमिना को अपनाया, हमने फिर भी इकोनॉमी को मिक्स रखा है काफी हद तक, ठीक है। हाँ, लेकिन टिल्ट हमारा जो था कहीं ना कहीं पे हम बोल सकते हैं कि सोशलिज्म की तरफ ही था, या फिर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ था, हम इस चीज को बोल सकते हैं। अब देखो, तो फिर हमने मिक्स इकोनॉमी को अपना लिया। मिक्स इकोनॉमी को अपनाने के बाद, मिक्स इकोनॉमी को हमने अपना लिया मतलब थोड़ा बहुत प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, दोनों का इंटरवेंशन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे वो काम कर रहे थे, ठीक है। ये सब चीजें चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। लेकिन जैसे मैं बताता हूँ कि 1990 जब आते हैं, 1990 91 1985 के आसपास से ही थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आने लगता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस क्या होता है कि आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा बहुत तो करना ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हो और हर चीज आप अपने अंदर से ही मतलब कि प्रोड्यूस कर सकते हो और कंज्यूम कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, और नो डाउट हमारी एनर्जी सिक्योरिटी तो पूरी तरह से ही एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है, क्योंकि हमारा क्रूड ऑयल का इम्पोर्ट वगैरह बहुत ज्यादा है। सॉरी, इम्पोर्ट पे, यदि मैंने एक्सपोर्ट बोल दिया तो वो वर्ड इम्पोर्ट है, ठीक है, सॉरी। तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी तरह से सेल्फ रिलायंट हो, आपको इम्पोर्ट तो करना ही पड़ेगा। और हमको आपको इम्पोर्ट करना है, तो लाइक हमारी पूरी एनर्जी सिक्योरिटी इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। हम पूरा क्रूड ऑयल वगैरह इम्पोर्ट करते हैं और उसी से हमारा जो यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर हो पाती है। और पास्ट में भी ऐसा ही था। तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस क्या होता है कि आपके पास, आपको जो इंटरनेशनल ट्रेड करना है वो तो डॉलर के अंदर करना होगा। तो यदि आपके पास डॉलर की अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो किस तरह से आप इंश्योर करोगे अपने इम्पोर्ट को, इम्पोर्ट को किस तरह से आप फुलफिल कर पाओगे, इम्पोर्ट का जो बिल है वो। तो ऐसी कंडीशन में बताते हैं कि उस टाइम 1991 के आसपास हमारे पास केवल 1 बिलियन का आई थिंक केवल फॉरेक्स रह गया था, जो कि आज हमारे पास $360 बिलियन का फॉरेक्स है। तो काफी ज्यादा कम फॉरेक्स रह गया था, हम बहुत ज्यादा एक फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर जाने वाले थे, ठीक है। तो हमें धीरे धीरे महसूस हुआ। और वो सब क्यों हो रहा था कि क्योंकि हमको फॉरेक्स मिल नहीं रहा था। एफडीआई थोड़ा बहुत हल्का फुल्का था, एफडीआई बहुत ज्यादा नहीं आ रहा था, ठीक है। और हमारा ओपन नहीं था, एमएनसीज वगैरह नहीं थी, बाहर की कंपनी यहाँ पे अलाउड नहीं थी। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में डॉलर तो हमारे पास अवेलेबल हो ही नहीं पा रहा था, फॉरेन से पैसा तो आ ही नहीं पा रहा था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हमारे सामने आ चुका था उस टाइम पे, ठीक है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हमारे सामने आ चुका था तो फाइनली उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी वो नरसिम्हा राव जी की थी, मतलब पीएम नरसिम्हा राव उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे। और फाइनली डिसाइड किया गया
कि हम अपने आप को लिबरलाइज करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे, ग्लोबलाइज करेंगे। और फिर हमने धीरे धीरे अपने बहुत सारे ओपन करने की कोशिश की फ्रंट्स को। कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने लाए, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक लाइसेंस राज को हमने खत्म किया, जो कि पहले केवल लाइसेंस परमिट राज हुआ करता था कि कुछ पर्टिकुलर लाइसेंस के बाद ही आप इस चीज को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर काफी हद तक ओपन नहीं था पूरा हर किसी के लिए, है ना, मार्केट जो था पूरा। तो इस वजह से प्राइवेट जो प्लेयर्स है उनको इंक्लूड किया गया फाइनली। एफडीआई वगैरह इन सब चीजों को, फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको अलाउड किया गया, एमएनसीज वगैरह को अलाउड किया गया, और धीरे धीरे अपने आप को हमने ओपन किया, और कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर किए। ठीक है। तो इस तरह से 1990s के बाद 1950 60 90 1950 60, ठीक है, 70s 80s तक हम थोड़ा सा है ना शिफ्टेड रहे, थोड़ा टुवर्ड्स सोशलिज्म 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 की तरफ हम थोड़ा शिफ्टेड थे। फिर सोशलिज्म के बाद हमने, है ना, लेकिन सोशलिज्म के साथ मिक्स इकोनॉमी भी हमारी हुआ करती थी। तो 1950 से 1991 को हम यदि मतलब कि ट्रैक करेंगे तो हम यही पाएंगे कि उस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी थी मिक्स इकोनॉमी थी, लेकिन कुछ हद तक हम शिफ्टेड थे टुवर्ड्स सोशलिज्म, और बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे एक्चुअली में मतलब कि ओपन मार्केट वगैरह जो रिफॉर्म्स वगैरह है वो नहीं लाए गए थे। लेकिन फाइनली हमने इस चीज को फील किया कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है, एंड देन फिर हमने फाइनली 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स हम लेके आए, जिसके अंदर हमने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी किए, लाइसेंस परमिट वगैरह को खत्म किया। और पहले ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को भी दो स्टेज में किया गया, अभी तक भी कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जारी हैं, लाइक जीएसटी को भी हम लेके आए हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीजें अभी भी जारी हैं। तो या हमने एक नए एरा के अंदर एंट्री की एक्चुअली में, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। क्या रीजन थे कि पहले हमने अपने आप को ओपन नहीं किया? तो मैंने कल भी इसी को मेंशन कर दिया कि हम कर दिया था कि हमारे सामने बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे। हम जैसे लाइक पहले भी हमें एक कंपनी आई थी, उन्होंने हमको कॉलोनाइज कर लिया था, तो हमको एक फियर था ऐसा ना हो कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बाहर बढ़ा दे और कंपनी फिर से आए, कोई फिर से हमें कॉलोनाइज कर ले, या फिर हमारे ऊपर कॉलोनाइजेशन हमारा हो जाए। तो ऐसा है, तो देखो वो रिफॉर्म्स लाए गए, कुछ लाना भी पड़ा उनको, क्योंकि हमको उस टाइम आईएमएफ ने पैसा दिया था, और डब्ल्यूटीओ को हमने 1995 के अंदर जब ज्वाइन किया है, तो उनकी कुछ मतलब की डिमांड थी इन सबकी कि आपको एक्चुअली में अपने आप को ओपन करना होगा, लिबरल करना होगा थोड़ा आपको, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को मतलब कि आपको थोड़ा इजी इजी करना होगा, तभी जाके मतलब उनकी कंडीशंस थी उनको फुलफिल भी करना था। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया। अब हम देखते हैं एक्चुअली में प्लानिंग का पर्पज क्या होता है। देखो, प्लानिंग का कभी भी जो पर्पज होगा वो क्या होगा? ग्रोथ होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, सेल्फ रिलायंस होगा, सोशल जस्टिस होगा। तो जब भी कोई प्लानिंग लाई जाती है किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे भी 5 years प्लान लाए गए, तो उनका पर्पज क्या होता था? उसमें ग्रोथ का टारगेट हम फिक्स करते थे, इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करते थे। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ज्यादातर कोशिश करते कि सेल्फ रिलायंस हम कर पाए, ज्यादातर चीजों को कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस कर पाए। सोशल जस्टिस मतलब वेल्थ को आप रिडिस्ट्रीब्यूट भी कर पाओ, ये भी एक पर्टिकुलरली टास्क होता है। तो स्टार्टिंग में जब हम लेके आए थे अपने, लाइक हमने जब स्टार्ट ही किया था और जब हमने प्लानिंग को चालू ही किया था, तो हमने काफी ज्यादा, है ना, R&D वगैरह के ऊपर भी फोकस किया था, क्योंकि उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, और वो R&D वगैरह और काफी ज्यादा उनके साइंटिफिक टेम्परामेंट हुआ करते थे। तो उन्होंने, आपको पता भी है कि लाइक इंडस्ट्रियलाइज जो है इकोनॉमी को करने की कोशिश की थी। लाइक जो सेकंड मॉडल था वो तो पूरा ही इंडस्ट्री के ऊपर काफी हद तक फोकस कर रहा था। ठीक है। लेकिन बाद में कुछ ऐसी पॉलिसीज आती हैं, है ना, एक्चुअली में बाद में कुछ ऐसी पॉलिसीज आती है, लाइक आपको 1948 के अंदर एक आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, फिर 1969 में एक एक्ट आता है। तो ये कुछ ना कुछ काफी हद तक R&D को कटेल कर देंगे। अदरवाइज स्टार्टिंग में जब हमारा प्लानिंग स्टार्ट की गई थी और डेवलपमेंट की जो प्लानिंग स्टार्ट की गई थी, तो R&D के ऊपर फोकस किया गया था, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को काफी साइंटिफिक टेम्परामेंट हुआ करता था। बट फर्दर जो लॉज आए, उन लॉज ने काफी हद तक इस चीज को मतलब कि लिमिट कर दिया। तो इस चीज को अब मैं बता ही दिया है कि भाई एलपीजी और जो डब्ल्यूटीओ आपका है, एलपीजी रिफॉर्म्स वगैरह, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमको करना पड़ा। उसके पीछे ये रीजन था, एक तो उस टाइम की मतलब डिमांड ऐसी थी, हमारे पास फॉरेस्ट खत्म हो चुका था, और हमको आईएमएफ से सपोर्ट भी मिला था। और आईएमएफ से जो सपोर्ट मिला तो वो इन्हीं कंडीशंस पे मिला था कि आपको अपने आप को ओपन करना होगा। और हमने 1995 के अंदर डब्ल्यूटीओ को भी ज्वाइन किया है एक्चुअली। जब डब्ल्यूटीओ को भी हमने ज्वाइन किया तो उसकी भी कुछ कंडीशंस थी, उनको भी हमको फुलफिल करना था। तो मैं इसको यदि ट्रैक करूँ पूरा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1950 से जब हमारा एवोल्यूशन हुआ किसका, प्लानिंग का, तो पहले हमारी सोशलिस्टिक प्लानिंग रही। पहले हम प्रोटेक्शनिस्ट हुआ करते थे, मतलब हम थोड़ा सा अपने आप को कंजर्वेटिव रखा हुआ था, हमने क्लोज करके रखा हुआ था अपनी इकोनॉमी को काफी हद तक। ठीक है। उसके बाद जैसे 19 मतलब 91 92 93 94 पूरी बात करूँ, या मैं 2008 तक की बात करता हूँ, है ना, तो दोबारा से हमने फिर क्या है, ग्लोबलाइजेशन एक काफी बड़ा एक वर्ड हुआ करता था, जिसे हिंदी में बोलते थे वसुधैव कुटुंबकम, या फिर ग्लोबलाइजेशन, जो कि यहाँ पे वर्ड भी आता है एलपीजी फॉर्म्स के अंदर भी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो जो ग्लोबलाइजेशन जो वर्ड था, एक्चुअली में हमने उस चीज को परस्यू किया है कब, 1991 टू 2008 तक। ज्यादातर सब कंट्रीज ने उस चीज को परस्यू किया है ना, तो अपने आप को ग्लोबलाइज किया है। लेकिन आप देखोगे 2008 की क्राइसिस के बाद काफी हद तक लेमन जो ब्रदर्स क्राइसिस वगैरह हुआ है, उसके बाद फिर से लोग प्रोटेक्शनिस्ट होने लगे हैं, कंजर्वेटिव होने लगे हैं। लाइक अभी आप देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी थी, लाइक अमेरिका फर्स्ट,
ठीक है। उसके अलावा बहुत सारे है ना, अभी बहुत सारे क्या किया जाता है कि डब्ल्यूटीओ के अंदर नॉन टैरिफ बैरियर्स काफी कंट्रीज लगाने की कोशिश करती हैं। उन्होंने ना डब्ल्यूटीओ को साइन कर रखा है, उनके सब मतलब कि कंप्लायंस में वो हैं, तो ओपनली तो वो कर नहीं सकते हैं, तो काफी बार डेवलप्ड कंट्रीज क्या करते हैं, अपने फाइटोसैनिटरी मेजर्स को टाइट करके नॉन टैरिफ बैरियर्स को बढ़ा के, और कई काफी बार कोशिश करते हैं कि कंजर्वेटिव फिनोमिना को अपनाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से अमेरिका भी जो है काफी हद तक इस तरीके की चीजों को कर रहा है। जैसे अमेरिका फर्स्ट की जो अमेरिका की पॉलिसी थी एट द टाइम ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प, तो आप देख रहे हो कि चीजें राउंड हैं, चीजें बार बार रिपीट होती हैं। लाइक पहले आपने लाइक 1950 60 70 के आसपास आप देखोगे कि इंडिया भी काफी कंजर्वेटिव था, प्रोटेक्शनिस्ट हुआ करता था, हमारे अंदर काफी सारे एप्रीहेंशंस थे। तो उसके बाद हमने अपने आप को क्या किया कि ओपन किया मार्केट को। अभी दोबारा से हम लाइक आत्मनिर्भर भारत के ऊपर जा रहे हैं, सब चीजों को कर रहे हैं। काफी लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, हालांकि ओपन ओपन एंडेड नहीं है क्रिटिसिज्म, सॉरी ओपन एंडेड नहीं, सॉरी मैंने गलत वर्ड चूज कर लिया। ये जो क्रिटिसिज्म है वो एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सही है। काफी लोग बोलते हैं कि आप आत्मनिर्भर भारत के नाम पे सब कुछ सेल्फ रिलायंस होना चाहते हो, सब कुछ इंटरनली प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप तो वापस रिवर्ट होके वहीं पे जा रहे हो जहां से आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, 1950 60 70 पे जब आप प्रोटेक्शनिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में इसको बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि देखो आज आज जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, वो जियो पॉलिटिक्स काफी हद तक मतलब कि बहुत अजीबो गरीब चल रही है ना। अब वो पहले वाली जियो पॉलिटिक्स नहीं है। और वो क्या रहा है एक्चुअली में कि लाइक अभी जैसे कोविड-19 वाला डिसरप्शन हो गया, तो काफी कभी भी इन फ्यूचर सप्लाई लाइन डिसरप्शन हो सकता है, सप्लाई चेन डिसरप्शन हो सकता है। या फिर इन फ्यूचर ये भी देखने को आ सकता है कि कभी वॉर हो जाए दो कंट्रीज के बीच में, लाइक रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है अभी। तो ऐसी कंडीशन के ऊपर यदि हमारी वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है, तो हम बहुत वल्नरेबल हो जाएंगे। तो ऐसी वल्नरेबिलिटी को कम करने के लिए हमारा आत्मनिर्भर होना काफी हद तक जरूरी है। इस वजह से हम इसको सीधा ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो आत्मनिर्भर भारत चल रहा है वो केवल इसलिए चल रहा है कि मतलब ये हमको दोबारा से उसी कंडीशन में ले जाएगा 1950 60 70। ये अभी समय की डिमांड है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के अंदर मतलब कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि आपकी डिपेंडेंसी जो है कंट्रीज के ऊपर ज्यादा हो गई है। ऐसी कंडीशन में यदि किसी को आपके के साथ वॉर करना है, तो वो आपको उस फ्रंट पे ही वॉर नहीं करेगा। यदि यदि वो अपने एक्सपोर्ट भी आपको बंद कर देगा, तो भी एक तरीके से वॉर ही माना जाएगा। तो ऐसी कभी सिचुएशन होती है तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट तो होना चाहिए ना। तो दैट्स व्हाई वी आर समवेयर गोइंग विद आत्मनिर्भर भारत। तो इसको ऐसा बोलना उचित नहीं होगा। तो मैं बोला कि चीजें राउंड है। चीजें स्टार्ट कैसे हुई हैं? चीजें 1950 60 70 80 90 में स्टार्ट हुई कि हमने प्रोटेक्शनिस्ट टेंडेंसीज को अपनाया, हमने अपने आप को कंजर्वेटिव रखा, हमने अपने आप को ज्यादा ओपन नहीं किया। तो हमने फेस किया कि हमारे पास एफडी वही फॉरेक्स ही खत्म हो गया। जब हमारे पास फॉरेक्स खत्म हो गया, तो 1991 में फिर हमने देखा कि उस टाइम पे चाइना काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, क्योंकि उन्होंने 1978 के आसपास ही अपने काफी अच्छे रिफॉर्म्स लेके वो आ गया था। 1978 के आसपास जब उन्होंने रिफॉर्म्स लेके आ गया था, तो फिर हमने उसको देखा, हमने फील किया कि उनके पास फॉरेक्स ठीक है, उनकी स्पीड भी ज्यादा ठीक चल रही है। तो हमने भी अपने आप को ओपन फ्रंट पे लाके लेके आ गए हम। फिर 90s पूरा चलता रहा, फिर 2008 तक ये सब चीजें चलती रही, अभी भी काफी हद तक चल रही थी, और काफी कॉमन स्लोगन बन चुका था ग्लोबलाइजेशन जो है। तो ये काफी काफी ज्यादा मतलब कॉमन स्लोगन था वो। बट राइट नाउ फिर अब तक आफ्टर द डोनाल्ड ट्रम्प का जब इंटर मतलब कि आते हैं अमेरिका के अंदर, तब से काफी हद तक चीजें जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो अभी का जो स्टेटस है वो आपको पता चल चुका है। तो ये मैंने एक पूरा एक लाइन ड्रॉ की है, ताकि आपको थोड़ा पता चले कि मतलब कि इन सब चीजों से भी प्लानिंग आपकी इंस्पायर्ड होगी। ठीक है, तो हम फाइनली स्टार्ट करते हैं एक्चुअली में प्लानिंग को, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को, इंडिया के अंदर 5 ईयर प्लान किस तरह से आए हैं, प्लानिंग कमीशन क्या था, वगैरह वगैरह सब चीजों का। ठीक है, तो देखते हैं कि हमारा जो 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ, आपको पता है कि स्टार्टिंग हो गई थी 1951 से ही 5 ईयर प्लान की। तो इनकी हिस्ट्री वगैरह को देखेंगे, फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान, थर्ड प्लान, सबको देखेंगे थोड़ा। ठीक है, तो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज थे, 5 ईयर जो प्लान हुआ था ना, उसके लिए जो रिसोर्सेज थे वो कहाँ से आए थे? तो भाई सिंपल सी बात है, 5 ईयर प्लान आप यदि लेके आ रहे हो, तो उसके लिए रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट भी होगी। तो कुछ रिसोर्सेज तो बजट से ही होते हैं ना, बजट से रिसोर्सेज आया करते थे, स्टेट के बजट से। पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस थे वो उसके अंदर पार्ट ले रही थी, डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर पार्ट ले रहा था, कुछ एफडीआई भी इंडिया के अंदर आ रहा था, है ना। तो इन सब चीजों के थ्रू फंड मिला, जो भी बजट मिला उसको आपने 5 ईयर प्लान के अंदर यूटिलाइज किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग क्या रही है। तो पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका 1951 के अंदर आया था, 56 के अंदर आया था। इस जो प्लान था पूरा, देखो आप ध्यान रखना कि इसका फोकस कहाँ पे था, क्या ग्रोथ की थी और क्या ग्रोथ हमने अचीव की। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आ जाते हैं, तो आपको ध्यान देना है इस पे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसका स्ट्रेस था पूरी तरह से एग्रीकल्चर के ऊपर। देखो पूरा एग्रीकल्चर पे तो क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे फूड स्कैसिटी काफी ज्यादा थी, पॉपुलेशन हमारी ठीक ठाक सी थी, फूड वगैरह जो है अवेलेबिलिटी सबको इंश्योर हो पाए, फर्स्ट ऑफ ऑल यही तो हमारा प्राइम फोकस था। तो ज्यादातर जो इस पे फोकस किया गया है वो 1951 टू 51 का फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर पूरा फोकस किया गया आपका किस चीज के ऊपर, ज्यादातर फूड ग्रेन्स के ऊपर। ठीक है, और एक्चुअली में हुआ क्या था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था उसमें जो टारगेट था ना वो 2.1% का था, और हमने अचीव कर लिया 3.61%, मतलब ज्यादा अचीव कर लिया था हम। ठीक है, और एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे के एन राज।
वो मेन आर्किटेक्ट थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान के। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के रिगार्डिंग यदि कोई पूछ लिया जाए तो के एन राज को याद रखना है आपको। तो इसमें हमने टारगेट क्या किया था, टारगेट 2.1% का किया था और अचीव कर लिया था 3.61%। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, समराइज करना चाहूँ, जो एग्रीकल्चर को लेके चल रहा था, कि एनराज मतलब काफी इंपॉर्टेंट इसमें नाम आता है, और हमने इसमें ग्रोथ के रेट से ज्यादा ग्रोथ अचीव कर ली थी। सेकंड 5 ईयर जो प्लान आया था वो आया था आपका, ये जो प्लान था वो 1956 से 61 के अंदर आसपास आया था। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसके अंदर आपका जो मेन प्रोविजन था वही था हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह को एस्टेब्लिश करना। ठीक है। और जो रेट ऑफ मतलब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट की एक रेट होती है। अभी राइट नाउ यदि पूछी जाए कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट की रेट कितनी चल रही है, तो अभी इकोनॉमिक सर्वे में काफी अच्छा बताया है कि हमारे जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया है उसमें पता चला है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की रेट है वो 31% के आसपास है, 32% के आसपास है, जो कि ठीक ठाक है। और अभी जो इन्वेस्टमेंट की रेट है, तो उस टाइम पे सेकंड 5 ईयर प्लान का जो मेन पर्पज था वो हैवी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिशमेंट करना था, है ना। तो हैवी इंडस्ट्री पे फोकस था सेकंड 5 ईयर प्लान का। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का फोकस भी था एग्रीकल्चर पे था, तो सेकंड 5 ईयर का जो प्लान का जो फोकस था वो इंडस्ट्री के ऊपर काफी हद तक था। और इन्वेस्टमेंट का भी हमने एक टारगेट फिक्स किया था कि हमको अपनी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट जो चल रहा है 7%, उसको 11% पे पहुंचाना है। तो मतलब उस टाइम पे इन्वेस्टमेंट 7 to 11% के आसपास हुआ करता था, जो आज 31%। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है आपको। और इसी प्लान को नेहरू, है ना, महल सॉरी महल नौबिस, है ना, महल नौबिस मॉडल भी बोला जाता है इसी को, नेहरू महल नौबिस मॉडल भी इसको बोला जाता है। ठीक है। और ये काफी हद तक प्लान को लेके आने का पर्पज था सेल्फ रिलायंस क्रिएट करना। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता क्रिएट करना। ठीक है। और इंडस्ट्री ड्रिवन ग्रोथ को अचीव करना इसका मेजर पर्पज था। तो ये नेहरू जो मॉडल था आपका, है ना, नेहरू महल नौबिस जो मॉडल था, महल नौबिस जो मॉडल था, सॉरी, नेहरू महल नौबिस जो मॉडल था आपका इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज यही था कि आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्केल को बढ़ाना है, वहीं पे आपको एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी क्रिएट करना है। ठीक है। और अनप्रोडक्टिव एग्रीकल्चर होता है उसको भी प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव बनाना है। और फाइनली इन सब चीजों के थ्रू आपको क्या करना है, इन सब चीजों के थ्रू आपको इंप्रूवमेंट करना है कंट्री के अंदर, मतलब इकोनॉमी के अंदर इंप्रूवमेंट करना। तो सेकंड जो मेजर रोल था, क्योंकि उस टाइम सर्विस सेक्टर वगैरह इतना फ्लरिश तो था ही नहीं इंडिया के अंदर। सर्विस सेक्टर का तो आपको पता है कि 1990s के बाद सर्विस सेक्टर काफी वाइटल रोल में आया है। हमारी इकोनॉमी एग्रेरियन इकोनॉमी हुआ करती थी, एग्रीकल्चर काफी प्रोमिनेंस के अंदर था। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमने एग्रीकल्चर को ध्यान भी दे दिया था काफी हद तक। तो सेकंड 5 ईयर प्लान में भी हमारा ध्यान था एग्रीकल्चर पर, लेकिन एक दूसरा साइड भी हम देख रहे थे, तो उसमें हम इंडस्ट्री को काफी हद तक ग्रो करना चाह रहे थे। ठीक है। और नेहरू जी का काफी साइंटिफिक टेम्परामेंट भी हुआ करता था, और वो इंडस्ट्रीज वगैरह इन सब चीजों में काफी बिलीव रखते थे। ठीक है। और उस टाइम पे सोवियत संघ रूस ने काफी हमारी हेल्प भी की थी इंडस्ट्रियल मतलब की सेटलमेंट करने के अंदर पूरा का पूरा। और हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह को हमने स्टार्ट करवाया था उस टाइम पे। ठीक है। तो उसमें रशिया ने भी हमारी काफी हेल्प की थी। तो इसमें यही था कि कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट गुड्स को क्रिएट करना, यही इसका मॉडल था, बेस था इसी का। और फिर यहाँ पे सेकंड जो आपको याद रखना है, फाइनली क्या याद रखना है कि सेकंड जो आपका 5 ईयर प्लान है वो इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करेगा पूरी तरह से। ठीक है। और इसी के अंदर आपके, है ना, उससे पहले ही आपकी इंडस्ट्री पॉलिसी वगैरह भी आएंगी, है ना। और इसी टाइम पे एक 1956 के आसपास, एक 1948 के आसपास भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आएगी, एक 1956 में भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी। ठीक है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आपकी 1956 के अंदर आएगी, उसके अंदर वही है कि इंडस्ट्री को किस तरह से आगे लेके जाया जाएगा, किस तरह से ग्रो किया जाएगा, उसके भी आप मतलब की कैटेगरीज बनाई जाएंगी, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। तो शेड्यूल ए के अंदर कौन सी इंडस्ट्री रखी जाएंगी जो कि पूरी तरह से स्टेट चलाएगा, ऐसी इंडस्ट्री जिनको पूरी तरह से स्टेट रन करेगा, वो इंडस्ट्रीज आपकी शेड्यूल ए में रखी जाएंगी। शेड्यूल बी के अंदर जो इंडस्ट्री रखी जाएंगी वो कैसी इंडस्ट्री रखी जाएंगी, जो कि स्टेट ऑन्ड होंगी। ठीक है, जिनको कि स्टेट ऑन करेगा। ठीक है। और प्राइवेट एंटरप्राइज भी है ना इसके अंदर, केवल सप्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है, मतलब हेल्प करेगा। और उसके अलावा जो आपकी थर्ड ए सी टाइप की जो होगी उसके अंदर एंटरप्राइज, इसको जो है प्राइवेट सेक्टर हैंडल करेगा, ये देखना है। तो फाइनली आपको क्या देखना है, सेकंड आपका 5 ईयर प्लान हो चुका है। थर्ड 5 ईयर प्लान के ऊपर हम आते हैं। 1961 टू 66 तक चला था। तो पहली बार हमने इस टाइम पे आईएमएफ की हेल्प ली थी, और आईएमएफ से थोड़ा बहुत बोरो किया था। तो कभी पूछा जाए कि कौन सा 5 ईयर प्लान था इंडिया में फर्स्ट टाइम पे आईएमएफ से कुछ बोरो किया था, तो आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, आपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर पे ध्यान दे लिया। सेकंड 5 ईयर प्लान के ऊपर आपने इंडस्ट्री वगैरह पे थोड़ा ठीक ठाक ध्यान दे लिया। और ये जो 5 ईयर प्लान था आपका थर्ड नंबर का, ये बैलेंस रख रहा था इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में। ठीक है। और कहीं ना कहीं पे इसका जो मेजर प्लान था, जो एम था, वही था सेल्फ सस्टेन इकोनॉमी को क्रिएट करना। ठीक है। और इस टाइम फर्स्ट टाइम पे इंडिया ने आईएमएफ से थोड़ा बोरो किया था। ठीक है। इस टाइम पे रुपी को डीवैल्यू भी किया गया था फर्स्ट टाइम, जून 1966 के आसपास। हालांकि ये जून 1966 है ना, थर्ड प्लान के अंदर नहीं आता है। थर्ड प्लान जब खत्म हो गया है तब जून 1966 आता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि जून 1966 में इंडिया ने पहली बार डिवैल्यूएशन किया है रुपीज का। ठीक है।
इस चीज को ध्यान रखना है। अब उसके बाद आपको पता है कि उस टाइम पे पाकिस्तान से वॉर हो जाता है 1965 में, 1962 में चाइना से वॉर हो जाता है, तो काफी हद तक मतलब कि हमारा जो सिस्टम है वो फ्रेजाइल हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर हम 5 ईयर प्लान्स के साथ नहीं चलेंगे, अब हम एनुअल प्लान्स को अपनाएंगे। तो तीन चार प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पे। एक तो आपका 1962 का चाइना का वॉर था, 1965 का पाकिस्तान का वॉर था, फिर बाद नेहरू जी की 1964 में डेथ हो जाती है, उसके बाद आपकी लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है, फिर काफी ज्यादा मतलब पॉलिटिकल टर्मोइल भी चल रही है, और काफी हद तक आप एक्सटर्नल फ्रंट पे भी दिक्कत फेस कर रहे हो। तो अब आप 5 ईयर प्लान के साथ नहीं आओगे, इसको लिए आप है ना मतलब 3 इयर्स प्लान के साथ आओगे, मतलब एक एक साल के प्लान्स के साथ आप आओगे, एनुअल प्लान्स होंगे आपके। ठीक है, तो ये एनुअल प्लान्स जो होंगे वो आपके कब कब रहेंगे, 1966 टू 67, 67 टू 68, 68 टू 69। ठीक है, इसे काफी बार प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है। ठीक है, इसे प्लान हॉलीडे भी बोला जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका 3 साल तक इस तरह से चलेगा। अब आपका आएगा उसके बाद फोर्थ प्लान। ठीक है, फोर्थ प्लान को अब हम देखेंगे जो 1969 टू 1974 तक रहेगा। ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है, 1969 आ चुका है, इंदिरा गांधी जी रहेंगी इसमें प्रोमिनेंट के अंदर। आपको पता है 1971 के अंदर पाकिस्तान से हमारा वॉर भी होगा, 1974 के अंदर इंदिरा गांधी है जो एटॉमिक बॉम्ब टेस्टिंग भी करवाएंगी। ठीक है, 1969 के अंदर बैंकों का नेशनलाइजेशन भी होगा। तो ये मेजर जो इवेंट है वो मैं बता रहा हूँ साथ में आपको पहले में क्या क्या चल रहा है वो। तो अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा फोर्थ 5 ईयर प्लान का, वो होगा ग्रोथ के अंदर स्टेबिलिटी लेके आना। ठीक है, और इसके अंदर जो जो इस मतलब कि इम्फेसिस किया जाएगा स्पेशली, वो किया जाएगा कि जो लोग वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट वगैरह प्रोवाइड किया जाए। इसी टाइम पे बैंकों का नेशनलाइजेशन भी हो जाएगा। एक है ना प्राइवी पर्स जो हुआ करता था, प्रीवी पर्स जिसे बोलते हैं, जो प्रिंसेस को मिला करता था, एक्चुअली में जब इंटीग्रेशन हुआ था प्रिंसेस स्टेट का, तो उनको कुछ बताया गया था कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा लगा, मतलब एज ए वो, तो उसको भी इंदिरा गांधी ने उसको खत्म कर दिया था, प्रीवी पर्स वगैरह को भी, है ना। उसके अलावा भी उस टाइम पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ टर्मोइल्स चल रही थी, लाइक ऑयल शॉक आया हुआ था। तो ये जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ना, ये अपनी जो ऑयल का प्रोडक्शन को एज ए पॉलिटिकल टूल यूटिलाइज करती थी और कम ज्यादा करती रहती थी, पॉलिटिकल टूल की तरह इसको उपयोग में लेने के लिए। इसी वजह से बाद में आप मतलब ओपेक काफी लाइमलाइट में आ जाता है, आपको पता है अभी ओपेक जो बना हुआ है वो, है ना। तो ये सब चीजें थी। और यहाँ पे जो प्लान था वो केवल इतना ही था कि भाई वीकर सेक्शन वगैरह को मतलब अपर हैंड पे लाना है, एजुकेशन को स्पीड करना है। इस टाइम पे जो मेजर इवेंट हुई है वो मैंने बता दिया है, फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 टू 1974 के अंदर जो मेजर इवेंट हुई है वही था, इंदिरा गांधी प्रोमिनेंस के अंदर उस टाइम पे थी। उस टाइम पे आपका है जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम हुआ है, जो प्रीवी पर्स वाली स्कीम होती है उसको हटा दिया गया है। 1971 में पाकिस्तान से वॉर होता है, 1974 का पोखरण का टेस्ट होता है। तो ये सब चीजें मतलब कि आप उस टाइम पे ट्रैक कर सकते हो। फिफ्थ 5 ईयर प्लान की यदि हम बात करें, जो कि 1974 टू 1979 तक रहा था। ठीक है, 1974 टू 79 जब आप देखोगे तो आप यहाँ पे इमरजेंसी लगेगी। दोबारा मैं मेजरमेंट बता रहा हूँ, यहाँ पे इमरजेंसी लगेगी। इंदिरा गांधी को मतलब कि इंदिरा गांधी फिर हटा दी जाएंगी, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आएगी, जनता दल की सरकार आएगी। और जब जनता दल की सरकार आएगी तो वो जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है उसको हटा देंगे और अपना नया ही 5 ईयर प्लान चालू कर देंगी। लेकिन बाद में दोबारा 1980s के आसपास इंदिरा गांधी फिर से आ जाएंगी और वो रिस्टोर कर देंगी दोबारा से, और फिर दोबारा से रिस्टोर करके, और वो एक साल का गैप लेके 1979 टू 1980s का गैप लेके, और फिर इसको दोबारा से एक प्लान हॉलीडे बोला जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो बेसिक चीज है ना, 5 ईयर प्लान जितना इंपॉर्टेंट है उसी उतना ही इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे चल के आ रहा था कंट्री के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से ये हो जाएगा पूरा। उसके बाद आपका 6 5 ईयर प्लान जो आएगा वो 1980 टू 1985 तक आएगा। छठा 5 ईयर प्लान 1980 से 1985। अब दोबारा से आपकी इंदिरा गांधी प्रोमिनेंस के अंदर है, इंदिरा गांधी वापस 1981 का अंदर जीत के वापस आ चुकी है, 1984 तक रहेंगी। 1985 में आपके जो है उनके जो राजीव गांधी जी आ जाएंगे, उनके जो पुत्र है राजीव गांधी जी आ जाएंगे 1985 के अंदर। तो 6 5 ईयर प्लान के अंदर थोड़ा सा देखो, अब थोड़ा चीजें चेंज होने लगेगी। अब है ना, जो आपका फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव जो अब तक हुआ करता था, रिमूव करना है आपको पॉवर्टी को, पॉवर्टी का जो रिमूवल है वो आपका फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव हो जाएगा 6 5 ईयर प्लान के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के अंदर, इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर को फ्लरिश करने के अंदर, अभी तक देखो सर्विस एरिया की तो कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि सर्विस अभी इतनी फ्लरिश हुई भी नहीं है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसके अंदर हमने ग्रोथ की रेट को जो है 5.7 अचीव किया था ना 6 5 ईयर प्लान के अंदर। अच्छा बताया जाता है ग्रोथ को अचीव करने के हिसाब से, क्योंकि जितनी हमारी टारगेटेड ग्रोथ थी ना उससे ज्यादा हमने अचीव किया था इसके अंदर। तो इसके आसपास ही बहुत सारी नई नई स्कीम्स चलती है ना, जो काफी फेमस स्कीम्स रही है। तो उस टाइम पे कौन कौन सी स्कीम थी पॉवर्टी एलिमिनेशन के लिए, क्योंकि पॉवर्टी एलिमिनेशन जो था इसका मेजर फोकस था। तो देखो किसी भी 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव यदि पूछे जाते हैं तो मेजरली आपको फोकस रखना है तो एग्रीकल्चर को ही बढ़ा रहे हैं। ठीक है, 1990 से पहले तो एग्रीकल्चर को ही बढ़ा रहे हैं, फिर इंडस्ट्री को ही बढ़ा रहे हैं, पॉवर्टी का एलिमिनेशन ही कर रहे हैं। ठीक है, तो यही मेजर मतलब इनकी पर्पज हुआ करते थे, या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर को परमानेंट में लाना और पॉवर्टी वगैरह का रिडक्शन करना। तो इस टाइम पे जो बेसिक बेसिक काफी सारी स्कीम्स चलाई गई थी, लाइक एक तो था आपका आईआरडीपी। आईआरडीपी क्या था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
ठीक है। एक काफी फेमस प्रोग्राम थे इस टाइम पे, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया। एक आज जैसे आज भी बहुत सारे चलते हैं, वैसे एक ट्राइसम करके प्रोग्राम चलता था उस टाइम पे। उस ट्राइसम प्रोग्राम का मतलब नाम था ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ऐसे ही एक DWCRA प्रोग्राम था, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज। एक आपका NREP था जो अभी भी चलता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। उसके अलावा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये सब चीजें चला करती थी। ठीक है, तो ये सब कुछ चलता रहा। अभी ध्यान रखना कि 1981 के आसपास भी, मतलब जब आपका 6 5 ईयर प्लान चल रहा था, तब भी हमने IMF से थोड़ा लोन लिया है। और पहला लोन आपको पता ही है कब लिया था, मैंने बता ही दिया था। ठीक है, उसके बाद 7th 5 ईयर प्लान को आप देखते हैं, जो 1925 से 1990 तक रहा है। तो अब तक 2 बार हॉलीडे आया है। एक बार हॉलीडे तो कब आया है, 1966 के बाद में, है ना। 69 तक जो रहा वो फर्स्ट हॉलीडे था। ठीक है, उसके बाद उस टाइम पे उसको हॉलीडे बोला गया है, हालांकि 3 साल के उसमें एनुअल प्लान बनाए गए थे। और दूसरा, जब आपकी मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जो है वो चल रही है, उस टाइम पे भी 1979 टू 80 में एक हॉलीडे रखा जाएगा। फिर 1980 टू 1985 सिक्स प्लान आ जाएगा, सिक्स प्लान आपका, है ना। फिर सेवन जो प्लान रहेगा उसको देखते हैं। तो सेवंथ जो आपका प्लान रहेगा वो 1985 टू 1990 रहेगा। अब यहाँ पे राजीव गांधी आ चुके हैं। और अभी यहाँ पे ना, जो हमारे यहाँ पे IT रिवोल्यूशन आएगा, तो ना इंडस्ट्री मतलब IT जो एरिया है ना वो फ्लरिश होगा यहाँ पे ना, राजीव गांधी जी के टाइम पे। उनको काफी हद तक इसके लिए मतलब कि क्रेडिट भी दिया जाता है काफी हद तक, है ना। तो उसके बाद इस टाइम पे कुछ नई नई चीजें स्टार्ट की जाएंगी। क्या स्टार्ट की जाएंगी, लाइक, है ना, पहली बार ऐसी चीजें स्टार्ट की जाएंगी कि हमारे लाइक 3 साल के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का फॉर्मेशन किया जाएगा। फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कब बनाई गई थी, कभी पूछ लिया जाता है, तो 7th 5 ईयर प्लान के अंदर राजीव गांधी जी के टाइम पे बनाई गई थी, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद मतलब 7th 5 ईयर प्लान के अंदर बनाई गई थी, इतना याद रखना है आपको, यदि पूछा जाए तो। केवल इतना याद रखना है, यदि पूछा जाए कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी कब बनाई गई थी। उसके बाद फर्स्ट टाइम पे, उसके बाद आपका है ना एट जो आपका 7th 5 ईयर प्लान आपका खत्म हो गया 1985 से 1990 तक। अब आपका 8th 5 ईयर प्लान स्टार्ट होगा। जो आपका 8th 5 ईयर प्लान स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट अभी नहीं हो पाएगा स्टार्टिंग में, 2 साल के लिए बीच में दोबारा गैप आ जाएगा। क्योंकि आप क्यों आ रहा है गैप, आपको पता होगा अच्छे आराम से। क्योंकि अब हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस आने की सिचुएशन बन रही है। हमारे पास जो है वो बहुत फॉरेक्स बहुत कम रह चुका है। फॉरेक्स $1 बिलियन के आसपास का ही रह चुका है। और अब हमको अपने इम्पोर्ट को, मतलब सस्ते इम्पोर्ट का बिल को पे करने के लिए जो फॉरेक्स चाहिए वो हमारे पास है नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अब हमको कुछ रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। LPG रिफॉर्म्स हम लेके आएंगे, तो अभी हम 5 ईयर प्लान स्टार्ट नहीं करेंगे। और दोबारा से हम प्लान हॉलीडे बना देंगे 2 साल का, 1990 से 91, 91 से 92 का। और जब 8th 5 ईयर प्लान आपका स्टार्ट होगा, अब 1992 से 1997 में चलेगा। ठीक है। अब देखो, ये 5 ईयर प्लान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ से हमने एक ड्रास्टिक चेंज लिया है, ड्रास्टिक शिफ्ट लिया है, कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, और हम LPG रिफॉर्म्स को लेके आए हैं। LPG रिफॉर्म जो थे आपके लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अब आ चुके हैं। उस टाइम जो लेके आए थे वो थे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी, और आपके जो प्रधानमंत्री उस टाइम पे थे वो मनमोहन सिंह जी थे। तो इसको राव मनमोहन प्लान भी बोला जाता है। ठीक है। वो राव मनमोहन मॉडल भी बोला जाता है ग्रोथ का, जो आपने LPG रिफॉर्म्स को आप लेके आए थे। तो उस टाइम पे हो क्या रहा था आपको पता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो चुका था, हमारे पास फॉरेक्स खत्म हो चुका था, $1 बिलियन केवल हमारे पास बचा हुआ था। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है। और उस टाइम पे फिर हमने फाइनली डिसाइड किया। ठीक है। और फिर लेकिन जो 8 5 ईयर प्लान था ना, वो सक्सेसफुल प्लान रहा था। उस टाइम पे हमारी जो ग्रोथ थी ना, वो ज्यादा हुई थी। 5.6 का हमने टारगेट किया था, 6.8% की ग्रोथ हमको चली गई थी। इस टाइम पे और मेजर इवेंट क्या हुई थी कि WTO को इंडिया ने ज्वाइन किया था 1 जनवरी 1995 को। जब WTO को इंडिया ने ज्वाइन किया तो बहुत सारी रिकमेंडेशन, बहुत सारी मतलब कि उनके भी कंप्लाइंस होंगे जिनको हमको फॉलो करना होगा, तो वो भी हम फॉलो करेंगे। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इस टाइम पे ही आपको पता है कि पंचायती राज, नगर पालिका इंस्टीट्यूशन वगैरह को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वगैरह दे दिया गया था, ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्टार्ट हो चुकी थी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, बॉटम अप प्लानिंग स्टार्ट हो चुकी थी, बेटर सर्विस डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी थी। सेबी का क्रिएशन तो पहले ही हो चुका था आपका, है ना। सेबी जो आपका है शेयर मार्केट जो के लिए जो मतलब एक्सचेंज बोर्ड है ऑफ इंडिया, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वो जो है उसको लेकिन इस टाइम पे कंसोलिडेट कर दिया गया आई थिंक, और उसको कुछ स्टेटरी बैकअप वगैरह भी दे दिया गया था, है ना। ये था तो पहले से ही, लेकिन जो स्टेटूटरी स्टेटस जो है इसको अब प्रोवाइड कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। तो ये सब राव मनमोहन मॉडल क्या था, राव मनमोहन मॉडल वही था आपका। राव मनमोहन मॉडल जिसमें हम LPG रिफॉर्म लेके आए, इसको राव मनमोहन मॉडल भी बोल दिया जाता है। और इसके एम क्या थे राव मनमोहन मॉडल के, LPG रिफॉर्म्स के? तो इसके एम यही थे कि आपका जो पूरा इकोनॉमिक मैनेजमेंट है उसको रीओरिएंटेड करना है आपको। ठीक है। और जो स्टेट का रोल है उसको पूरा रीओरिएंटेड करना है इकोनॉमिक मैनेजमेंट के अंदर आपको, है ना। और आपका जो मेजर फोकस जो होगा, ठीक है, वो होगा, स्टेट का मेजर फोकस होगा, वो होगा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइमरली, है ना। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना है। उसके बाद आपको लाइसेंस आपको खत्म करना है, आपको डिसमेंटल करना है, कंट्रोल को आपको परमिट करना है।
है ना, प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए, लिबरल बनाना है अपना सिस्टम को पूरा, ओपन करना है अपनी इकोनॉमी को, मार्केट ड्रिवन करना है इकोनॉमी को, कंपटीशन को बढ़ाना है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है उनके अंदर, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है उनके अंदर, प्रोफेशनलिज्म को भी बढ़ाना है, ठीक है, तो काफी तक ताकि मतलब की प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो सके। इसके अलावा आपको क्या करना है कि वही है कि ज्यादा से ज्यादा एमएनसी इंडिया के अंदर आए और फिर मतलब एफडीआई एफआईआई इन्वेस्टमेंट बढ़े इंडिया के अंदर, बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस दूर हो, ये सभी चीजों को आपको इंश्योर करना है, यही इसका पर्पस था। ठीक है, तो ये मतलब इस वजह से बोला जाता है इसको राम मनमोहन मॉडल ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो इस वजह से हमारे ये रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज को ध्यान रखना है, जस्ट अ मिनट। तो ये हाँ ओके, तो हम आगे चल रहे थे, इसी में एक वर्ड आता है लाइक इंडिकेटिव प्लानिंग। तो व्हाट इज इंडिकेटिव प्लानिंग? तो ये एलपीजी रिफॉर्म से लिंक ही है इंडिकेटिव प्लानिंग, मतलब इसका मतलब ये था कि आपको क्या करना है, मार्केट को सपोर्ट करना है, और ऐसा नहीं है कि आपको हर्डल क्रिएट करना है, लिमिटेशंस लानी है और मतलब कि कर्टेल करना है, और एक्चुअली में ऐसा नहीं करना है, आपको सपोर्टिव मेजर्स की तरह काम करना है, मार्केट को ओपन हैंड पे रहने देना है, लिबरलाइज करना है अपने एटीट्यूड को, और एलपीजी रिफॉर्म्स को लैटिन स्पिरिट में लागू करना है फाइनली। और यही इंडिकेटिव प्लानिंग होती है, इसमें थोड़ा सा मतलब कि एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ जाते हो और मतलब कि लिबरल करते हो मार्केट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनली, क्या था हमारा, ये हमारा हो गया 8 5 ईयर प्लान। तो 8 5 ईयर प्लान प्रोमिनेंस में क्यों रहा? क्योंकि इस टाइम हमने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन किया, हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स आए, हमारी ग्रोथ रेट भी अच्छी रही, और ये सब चीजें देखने को मिली, और हमने एफडीआई एफपीआई वगैरह के नॉर्म्स को काफी हद तक मतलब इजी करने की कोशिश की, एफडीआई एफपीआई को वगैरह वगैरह, और सब प्राइवेट सेक्टर वगैरह को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट रहा ये प्लान। अब आते हैं 9 5 ईयर प्लान के अंदर। 1997 से 2002 तक आपका 9 5 ईयर प्लान रहा है। 9 5 ईयर प्लान की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि 9 5 ईयर प्लान दोबारा से अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉलिटिकल मतलब की चीजें बदलेंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपकी बीजेपी मतलब आपकी एनडीए की गवर्नमेंट आएगी, और आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 1998 के अंदर गवर्नमेंट आएगी, और उस टाइम पे वो पोखरण टेस्ट करेंगे दोबारा 1998 के अंदर। लेकिन साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर भी एक प्रॉब्लम चल रही होगी इस टाइम पे, ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट होगा 1997 के अंदर। ठीक है, और जब भी कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो उसका पूरा स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, सारी कंट्रीज पे इफेक्ट होता है। तो इन दैट सिचुएशन काफी सारे आपको रिफॉर्म्स करने पड़ते हैं, आपको पंपिंग ऑफ द मनी भी करनी पड़ती है। ठीक है, और आपको फिजिकल सपोर्ट देते हुए काफी इकोनॉमी को उठाना होता है। इसे ही कीनियंस इकोनॉमी भी बोलते हैं ना, कभी आ जाता है वर्ड की फिजिकल सपोर्ट देते हुए इकोनॉमी को पुश देते हुए इकोनॉमी को ऊपर उठाना, ये क्या बोला जाता है, ये कीनियंस इकोनॉमी बोली जाती है एक तरीके से। क्योंकि जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने बताया था कि इसके थ्रू मतलब ऐसा आपको करना चाहिए जब इकोनॉमी फ्रेजाइल कंडीशन में हो तो। उसके अलावा क्या चल रहा था उस टाइम पे, यदि देखना चाहे तो हम, तो उस टाइम पे कारगिल का वॉर हुआ था, आपको पता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही थी। तो इस टाइम पे देखो, कभी पूछा जाए कि इंडिया ने पहली बार अमेरिका डिपॉजिटरी रिसीप्ट अचीव की थी इस टाइम पे, है ना, और इंडिया ने क्या किया था, इंडिया की जो कंपनी थी ना उसको स्टॉक मार्केट इन यूएसए कॉल्ड नेस्डैक, तो यूएसए का स्टॉक मार्केट है जिसे नेस्डैक बोलते हैं, एनएसडीएक्यू, नेस्डैक के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया था। तो एक भी ऐसी भी इवेंट हुई थी इस टाइम पे। इसी दौरान 9/11 का अटैक भी हुआ है, इसी टाइम कारगिल का वार भी हुआ है, इसी टाइम इंडिया ने 1998 के अंदर पॉखरण टेस्ट भी किया है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो आ चुकी है वो एनडीए की आ चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट में आ चुके हैं, तो बहुत सारी जो स्कीम्स चल रही होगी ना उनको थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स को मर्ज करते हुए जो पहले चल रही थी, और एक नई स्कीम चलाई जाएगी, वो होगी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, काफी फेमस थी उस टाइम की, एसजीएसवाई, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में लॉन्च की जाएगी। ठीक है, और इसमें बहुत सारी और योजनाओं को मर्ज कर दिया जाएगा। उसके अलावा भी उस टाइम पे किए गए कुछ बड़े काम जो था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ट्राइन जो आपका नेशनल हाईवे है वो स्टार्ट किया गया था। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपका नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट क्या था, इसमें जो आपके मेट्रो सिटीज है लाइक दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई को कनेक्ट करना था। 2002 के अंदर आया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे नेटवर्क, कभी आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें चारों कोनों को एक तरीके से इंडिया के चार कोने कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, इसी वजह से इसको क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे नेटवर्क बोला जाता है, गोल्डन। तो ये 2001 के अंदर लॉन्च हुआ था। तो ये 2019 से 1997 टू 2002 का मैंने बता दिया 9 5 ईयर प्लान। और मेजर मेजर इवेंट जहाँ पे हुई है वो बता दिए, लाइक ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इस टाइम पे हो गया है। उसके अलावा पहली बार इंडिया ने अपनी कंपनी को के अंदर रजिस्टर्ड किया है, कारगिल का वॉर हो गया है, उसके अलावा आपका पोखरण का टेस्ट इस टाइम पे किया गया है, और बहुत सारी योजनाओं को बदल के, क्योंकि गवर्नमेंट बदली है तो योजनाओं को बदल के दूसरा नाम तो देना नॉर्मल सी मतलब कि ये रहता ही है ऐसा जनरली। तो उस वजह से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट की गई है। और उसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है उस टाइम पे, और फिर गोल्डन गोल्डन जो आपका क्वाड्रिलेटरल जो नेशनल हाईवे है ना, तो वो आपको स्टार्ट किया गया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेशनल हाईवे भी आपका स्टार्ट किया गया है। अब 10 5 ईयर प्लान को हम देखते हैं। तो हमारा 9 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, 10 5 ईयर प्लान देखते हैं, फिर 11 देखेंगे, 12 देखेंगे, फिर खत्म हो जाएंगे 5 ईयर प्लान, फिर हमारा नीति आयोग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका 10 5 ईयर प्लान है, इसमें आपको जो जीडीपी की ग्रोथ की जो रेट है वो 8% की अचीव की गई है ना इस टाइम पे।
इसमें रिडक्शन हुआ है पॉवर्टी के अंदर 5% पॉइंट का। तो काफी अच्छा प्लान बताया जाता है। 10th 5 ईयर प्लान भी है ना, बताते हैं ऐसा। और 10th 5 ईयर प्लान को आप बोल सकते हो कि ये ना एक तरीके से यूपीए की गवर्नमेंट थी तभी था प्रोमिनेंट में, है ना, क्योंकि 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट आ जाती है। और उसके बाद क्या होता है, थोड़ा बहुत इसमें आप एनडीए की गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि एक्चुअली में, हाँ, तो इसमें हाई क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट होने लगेगा। ठीक है। और मिलियंस ऑफ पीपल है ना जॉब के लिए सर्च कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत हमें एम्प्लॉयमेंट वगैरह इसमें मिलेगा। इसमें रिडक्शन होगा जेंडर गैप के अंदर, लिटरेसी के अंदर। तो ठीक ठाक सा था ये वाला प्लान हमारा जो था 10th 5 ईयर जो प्लान है। देखो, 10th 5 ईयर प्लान आपका ठीक ठाक सा प्लान था। और हुआ क्या था एक्चुअली में, क्योंकि हमारे यहाँ पे नेशन काफी सफर हुआ था उस टाइम पे, फेमाइन वगैरह भी आ गया था। तो फेमाइन वगैरह उस टाइम पे था, तो इस वजह से बेस इफेक्ट क्रिएट हो गया था। ठीक है। तो इस वजह से जो अगले साल, मतलब आपको ध्यान रखना है कि उस टाइम थोड़ा फेमाइन आया था 2002-3 के आसपास। तो जब ये प्लान स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में तो मतलब थोड़ा सा आपका ग्रोथ रेट है जो वो डाउन होती है, लेकिन बाद में बेस इफेक्ट को मतलब क्या होता है, जब आपका बेस ईयर होता है वो कम हो जाता है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है। मतलब आप डिनोमिनेटर में यदि कम का भाग दोगे तो आपका आउटपुट जो आपकी ग्रोथ बढ़ी हुई नजर आएगी, लाइक है ना। तो उससे जैसे कोविड के बाद भी हमारी जो ग्रोथ रेट है ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि बेस इफेक्ट इसमें क्या होता है कि आपकी लास्ट ईयर जिसे आप कंपेयर कर रहे होते हैं वो डाउन हो जाता है, तो आपकी ग्रोथ आपको ज्यादा नजर आती है। तो ऐसा ही उस टाइम पे भी कुछ हुआ था। अब देख लेते हैं हम 11th 5 ईयर प्लान। तो 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 तक रहा है आपका। ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर दोबारा से ग्लोबल क्राइसिस आएगा, ग्लोबल इकोनॉमी है ना वो रिसेशन के अंदर चली जाएगी, क्योंकि लेमन ब्रदर्स है यूएसए के अंदर, उनका उनकी बैंकरप्सी हो जाएगी। और बहुत सारी बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी सब बहुत ज्यादा टर्मोइल के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। और इसमें इसी टाइम पे ग्रीस होगा, वो सॉवरेन डेट क्राइसिस को झेल रहा होगा, तो इसका वर्ल्ड वाइड स्पिल ओवर इफेक्ट तो होगा ही। ठीक है। तो काफी ज्यादा कंट्रीज जो होंगी वो अपनी फिजिकल प्लान्स लेके आएंगी और कोशिश करेंगे इससे रिवाइव होने के लिए। और तो ये सब कुछ चलेगा, है ना। तो ये आपका 11th 5 ईयर प्लान था इंडिया के अंदर। इसकी बात की जाए तो 9% का आपका टारगेट था, लेकिन आपको एक्चुअली 8% की ग्रोथ ही मिल पाई थी। लेकिन फिर भी हमारी जो ग्रोथ की जो रेट रही है 2004-5 से हम बोल सकते हैं 2014-15 तक वो ठीक ठाक ही रही है ना, ग्रोथ काफी ठीक चल रही थी हमारी। इसी को ध्यान रखना है आपको। 12th 5 ईयर प्लान की यदि बात की जाती है तो ये 12th 5 ईयर प्लान आपका जो है वो 2012 से 2017 में रहा है, लेकिन बीच में आपकी जो गवर्नमेंट आ गई है दोबारा से बीजेपी की, और जब बीजेपी की आपकी गवर्नमेंट आ गई है थोड़ी 2014 के आसपास, तो ये 5 ईयर प्लान थोड़ा सा मतलब चलता रहेगा, लेकिन वो खुद का नया मतलब नीति आयोग वगैरह का फॉर्मेशन भी कर देंगे। और नीति आयोग का फॉर्मेशन भी बीजेपी की गवर्नमेंट के द्वारा कर दिया जाएगा। तो एक्चुअल में इसमें बताते हैं कि ये लास्ट 5 ईयर प्लान था हमारा, और इसमें 6.9% की जो ग्रोथ है उसको अचीव किया गया है। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब अचीवमेंट क्या हुई, तो ये सारे 5 ईयर प्लान हमने देख लिए। 5 ईयर प्लान जो 12 रहे वो पूरे पूरे देख लिए। उस टाइम पे मेजर इवेंट क्या चल रही थी वो भी देख लिया हमने। अचीवमेंट क्या कर पाए हैं हम 5 ईयर प्लान के थ्रू, तो देखो काफी कुछ अचीव हुआ है। 70 साल के हमारे 5 ईयर प्लान का जो इतिहास रहा है उसके थ्रू हमें इंडिया ने काफी हद तक, अभी हमें जो यदि ओवरऑल कंट्री के अंदर देखा जाए, ग्लोबली देखा जाए, तो हमारा जो इकोनॉमी है वो 7th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो इतनी सारी कंट्रीज में 7th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी हमने बन चुके हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से हम 3rd नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। काफी हद तक सोशल इंडिकेटर्स भी हमने इंप्रूव किए हैं। लाइक जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हुई है वो डाउन हुई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट डाउन हुई है, लिटरेसी डिजीज एजुकेशन वगैरह हुआ है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। तो उस बहुत सारी इंडस्ट्री लाइक सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर, केमिकल सब ने काफी ग्रोथ दी है। एग्रीकल्चर के अंदर ग्रोथ हुई है। तो ये सारे मतलब 5 ईयर प्लान का को बोला जा सकता है कि थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है 5 ईयर प्लान का इन सब चीजों के अंदर। तो उसके अलावा एजुकेशन के अंदर देखा जाए तो बताया जाता है कि जब हम फ्री हुए थे, जब हम आजाद हुए थे, तब हमारे यहाँ पे 20 यूनिवर्सिटीज और 591 कॉलेज हुआ करते थे। जो अभी लगभग 700 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया के अंदर, 40,000 के आसपास कॉलेज है। तो एजुकेशन के फ्रंट पे भी ठीक ठाक सा हुआ है, लेकिन कहाँ कहाँ पे ये प्लान फेल हो गए, 5 ईयर प्लान क्या नहीं अचीव कर पाए, यदि इस चीज को हम देखें। जस्ट मिनट। एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, एम आई ऑडिबल? कोई बताएगा? यस सर। ओके ओके। तो जब हम देख रहे हैं कि कौन सी चीजों को ये प्लान जो है अचीव नहीं कर पाए, इस चीज को यदि हम देखें, इस चीज को यदि हम नोटिस करें, तो जो फेल हो गए हैं जिस फ्रंट के ऊपर ये प्लान, वो कौन कौन से फ्रंट है। लाइक पॉवर्टी अभी भी स्टिल रैम्पेंट है, पॉवर्टी अभी भी, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी काफी हाई है ना। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो अभी भी डाउन है थोड़ी, और जेंडर डिस्पेरिटी वगैरह काफी है। और आर एंड डी वगैरह के अंदर हम जो है ग्लोबल जो रीच है उसको अचीव, ग्लोबल जो आर एंड डी होता है जिसका उसका जो स्टैंडर्ड है उसको अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है। एक्सपोर्ट बहुत तेजी से ग्रो नहीं किया है, फार्मर्स की जो फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कमी है, रीजनल इम्बैलेंस भी है, और मॉल न्यूट्रिशन वगैरह ये सब चीजें भी हैं। तो ये 5 ईयर प्लान इन फ्रंट्स के ऊपर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है। तो इन फ्रंट्स के ऊपर जो आपके 5 ईयर प्लान है वो बहुत ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को देख लेते हैं, है ना।
तो हालांकि मैंने मेजर मेजर चीजें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग है वो मैंने बता दी हैं, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि लाइक 1991 के जो हमारे रिफॉर्म्स आए हैं, ठीक है, और क्या रीजन रहे कि हमको रिफॉर्म्स लाने पड़े, तो वो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और उसके अलावा यदि स्पेसिफिकली कुछ बताया जाए इसके अंदर कि और क्या आता है रिफॉर्म्स के अंदर, तो रिफॉर्म्स के अंदर जो लाए गए हैं, ये रिफॉर्म जो आते हैं उनका टारगेट क्या होता होता है बेसिकली, ठीक है। देखो पहली बात तो जब रिफॉर्म्स लाए गए तो कुछ फियर्स थे, ठीक है, कुछ फियर्स थे कि भाई रिफॉर्म्स आएंगे तो है नहीं कि हर चीज तो पॉजिटिव ही जाएगी। तो काफी सारे फियर हुआ करते थे जब रिफॉर्म लाए गए, तो जैसे मुझे ऐसा लगा कि जब हम रिफॉर्म लेके आए, क्योंकि तो कि काफी हद तक हमने एलपीजी रिफॉर्म लेके आए थे, तो इसमें क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन होता है, गिनी कोएफिशिएंट एनहेंस होता है, इनइक्वालिटीज बढ़ती हैं, वेल्थ इनइक्वालिटीज बढ़ती है, ग्रोथ को तो आप अचीव करते हो, लेकिन जो काफी इंक्लूसिवनेस होती है ना वो काफी बार कम हो जाती है। तो इस वजह से मतलब कि काफी इसके लेके लोग फियर भी रहते हैं। तो जब ये लाया गया तब भी काफी सारे फियर थे, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, जब कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री आएगी, जब मशीनरी वगैरह ज्यादा आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा ही ना। ग्रोथ आपको मिलेगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, पॉवर्टी और ज्यादा बढ़ सकती है, ठीक है, क्योंकि आप टैक्सेशन वगैरह भी कम करने वाले हो, सब चीजों को कम कर रहे हो, तो पॉवर्टी बढ़ सकती है, क्योंकि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, थोड़ा सा पॉजिटिव स्पिरिट लेके आनी है इकोनॉमी के अंदर, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोत्साहित करना है, तो आपको टैक्स कलेक्शन तो काफी हद तक कम करना पड़ सकता है। यदि आप टैक्स कलेक्शन कम कर दोगे तो आपकी सोशल स्कीम्स आप कहाँ से चलाओगे, यदि सोशल स्कीम नहीं चला पाओगे तो पॉवर्टी बढ़ सकती है, फूड सिक्योरिटी के अंदर दिक्कत आ सकती है। तो ये सब एप्रीहेंशन हुआ करते थे उस टाइम पे। लेकिन हमारा जो मेजरली जो फोकस रहा है, जब हम रिफॉर्म्स लेके आए हैं, तो क्या रहा है मेजरली हमारा फोकस, तो पहली बात तो जो लाइसेंस राज चला तो करता था उसको हटाना, डिसमेंटल करना उस सिस्टम को, ठीक है, गवर्नमेंट का सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करवाना, ये हमारा टारगेट था रिफॉर्म के अंदर। ये टारगेट किया था हमने कि क्या करेंगे, हम डिसमेंटल करेंगे लाइसेंस राज को, और आपका जो गवर्नमेंट है, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर जो है वो, मतलब प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट है जो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करेगा एक तरीके से सबको, है ना। उसके अलावा क्या था कि हम जो पब्लिक सेक्टर जो है उसको सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बनाएंगे, जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज वगैरह होती हैं उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म को लेके आएंगे, मैनेजमेंट को सुधारेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे यदि काम नहीं कर रहे हैं तो डिरिजर्वेशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, एफआरबीएम जो होता है तो काफी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट होता है। इसके अंदर आप क्या होता है कि थोड़ा आपके जो खर्चे होते हैं, आपका जो डेफिसिट होता है उसको कंट्रोल करके चलते हो, तो वो हमारा एक टारगेट था, ठीक है। उसके अलावा इन्फ्लेशन टारगेटिंग करना हमारा एक टारगेट था, कि मतलब मॉनेटरी पॉलिसी को इस तरह से फॉर्म करना है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग हो सके, ठीक है। एफडीआई एफआईआई को और भी ज्यादा मतलब लेके आना, और उसके अलावा आपकी जो मतलब रुपी जो है ना उसको फ्री फ्लोट करना, रुपीज को है ना क्या करना है कि मतलब फ्री फ्लोट करना, मार्केट ड्रिवन करना काफी हद तक, है ना, और कन्वर्टिबिलिटी वगैरह को थोड़ा सा सही करना, ये सारे टारगेट थे हमारे, है ना, फ्री फ्लोट करना, सब चीजों को करना। तो इसके अंदर आपको पता ही है कि जब हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए हैं तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स उनको करने थे, तो इसका है ना ऐसा नहीं है कि केवल एक ही इसकी स्टेप थी, इसको हमने दो स्टेप के अंदर करने की कोशिश की है। तो इनिशियल स्टेप के अंदर हमने क्या किया है कि जो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और लाइक एज डिमेंटलिंग ऑफ लाइक लाइसेंस राज वगैरह इन सब चीजों को स्टार्ट किया, उसकी सेकंड स्टेट अभी चल रही है, लाइक एफडीआई वगैरह ज्यादा लागू करना, जीएसटी वगैरह को पॉसिबल बनाना, लाइक दैट ऑल दिस ऑल्सो गोइंग ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो मतलब कि क्या उसके साथ प्रॉब्लम रही है, ठीक है, कौन क्या रीजन रहा है। बताया जाता है कि हमारे यहाँ पे जैसे अभी मैं क्लासिफाइड करूँ तो तीन सेक्टर में जल्दी होते हैं। एक तो आपका क्या होगा, एक आपका होगा एग्रीकल्चर, दूसरा होगा इंडस्ट्री, और तीसरा होगा सर्विस एरिया। तो जो इंडस्ट्री होगा इसका एक सब पार्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है 1991 के अंदर जो कंट्रीब्यूट किया करती थी हमारी जीडीपी के अंदर, वो 15% कंट्रीब्यूट करती थी, पर आज भी हमारी जीडीपी के अंदर 15% ही कंट्रीब्यूट करती है जो मैन्युफैक्चरिंग है वो। जबकि और दूसरी कंट्रीज की यदि बात की जाएगी, चाइना वगैरह की, इन सबकी, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग काफी ह्यूज अमाउंट में मतलब कंट्रीब्यूट करती है। तो हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के साथ हमेशा से शुरू से प्रॉब्लम रही है। हालांकि हमने कोशिश की, लेकिन जो नेहरू महल नौबिस जो मॉडल हुआ करता था उसके थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन लाया गया, सेल्फ रिलायंस लाया गया, लेकिन बाद में जाके काफी हद तक क्या हुआ, ज्यादा प्रॉपरली आर एंड डी नहीं होने की वजह से हमारा फाइनली जो है इसका स्केल अप नहीं हो पाया कुल मिला के आपकी मैन्युफैक्चरिंग का। और अब तक हम मैन्युफैक्चरिंग में सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि ये इसका कंट्रीब्यूशन जो है हमारी जीडीपी के अंदर ज्यादा नहीं है। ज्यादातर जितनी भी कंट्रीज है उन्होंने जिस डेवलपमेंट को अचीव किया है तो उनका फेज ऐसा रहा है कि वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हुए और इंडस्ट्री से सर्विस की तरफ गए हैं। तो इंडस्ट्री जो है बीच में काफी हद तक प्रोमिनेंट उनके यहाँ पे रही है। और जब इंडस्ट्री परमानेंट रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी बात, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग बोल दो आप, इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का ही सब पार्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है जो कि 15 से 16% हमारी कंट्री में कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या रही है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग कभी भी ज्यादा डोमिन प्रोमिनेंस के अंदर नहीं आ पाया। तो उसके पीछे कुछ रीजन भी रहे, लाइक हमारी 1948 के अंदर इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था, और फिर 1950 के अंदर एक आईडीआरए आया था, आइडिया मतलब डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो इन चीजों ने काफी हद तक लाइसेंस राज वगैरह को बढ़ाया और सब चीजों को लेके आए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि काफी हद तक जो आपका प्राइवेट सेक्टर था ना उसको डैम्पन किया है, इस सिस्टम ने डैम्पन किया है, मतलब उनको हतोत्साहित किया।
और जब प्राइवेट सेक्टर हतोत्साहित हो गया इंडस्ट्री के अंदर, तो काफी हद तक इस वजह से हमारा इंडस्ट्री का स्केल वो नहीं बन पाया। उसके अलावा एक एमआरटीपी एक्ट आया था 1969 के अंदर, जो को होता है मोनोपोलिस्टिक एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसने भी काफी हद तक मतलब कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन को सप्रेस किया था कि ज्यादा स्केल पे प्रोडक्शन नहीं हो पाए। ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो होता है रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट पॉलिसी आई थी, आरएनआर, फॉर बिग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल कुड नॉट इम्प्लीमेंट सेटिस्फैक्टरली, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट हम नहीं कर पाए। हमने एफडीआई के लिए अपने आप को काफी हद तक ओपन नहीं किया। ठीक है। ताकि मैं मतलब काफी टाइम तक हमने ओपन नहीं किया उन सब चीजों के लिए अपने आप को। हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स थे, लाइक हमारे यहाँ पे पावर नहीं थी, सड़कें नहीं थी, टेलीकॉम वगैरह ज्यादा अच्छा नहीं था। तो इसने भी आपकी जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को लिमिटेड किया है। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, रिजर्वेशन था हमारे यहाँ पे एमएसएमई के लिए। ठीक है। एमएसएमई के लिए रिजर्वेशन होना काफी मतलब ये सारी चीजें मतलब फंडिंग वगैरह में भी। ठीक है। तो रिजर्वेशन होना, ये सब चीजें भी नहीं हो पाई। तो ये सारे काफी सारे रीजंस रहे। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स हमारा काफी अच्छा नहीं था, जो कि अब तो ठीक हो गया था। हालांकि 2019 में तो हम 63 पोजीशन के ऊपर आ चुके थे, तो हमारे यहाँ पे फिर बाहर से पैसे लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया करते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम रही, जिसकी वजह से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग जो है ना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाई जीडीपी के अंदर। ठीक है। थोड़ा हो सकता है हमारे पास मतलब ये सारे, और एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट इसमें वर्ड ये भी आ सकता है कि जो हमारा लेबर है, जो डेमोग्राफी है हमारे पास, उसको हम डेमोग्राफी डिविडेंड में कन्वर्ट नहीं कर पाए, उसको एक अच्छे लेबर में हम कन्वर्ट नहीं कर पाए, स्किलफुल लेबर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा लॉस रहा है। वहीं पे यदि हम चाइना की बात करें, तो वो तो चाइना तो इंडस्ट्रियल पावर हाउस है, ग्लोबल इंडस्ट्रियल पावर हाउस है। उन्होंने तो बहुत ज्यादा ग्रोथ अचीव की है, वो इंडस्ट्री से अचीव की है। हमारा जो सेज वाला मॉडल है वो भी ज्यादा सफल सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लाइक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट जो इकोनॉमिक जो जोन्स होते हैं, स्पेसिफिक इकोनॉमिक जो जोन होते हैं ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सॉरी, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया ज्यादा। जबकि चाइना वगैरह के अंदर ये सब चीजें काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही हैं, और चाइना ने काफी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू अपने आप को ग्रो किया है, जो कि इंडिया के अंदर नहीं हो पाया है। ठीक है। और हमारा काफी बड़ा एक ट्रेड बैलेंस भी रहता है, इसमें चाइना भी एक फैक्टर निकल के आया है, क्योंकि जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया, जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा हम लेट तो हो ही गए थे, लेकिन जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा फ्लरिश हो सकता था, उस टाइम पे चीप गुड्स अवेलेबल थे चाइना के, जो हमारे मार्केट में आ रहे थे। तो फिर इस तरह से हमारा जो मार्केट था वो हतोत्साहित हो गया। तो इस वजह से भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाई है। इसी तरह से मैं जैसे सर्विस की बात करूं, तो देखो आपको पता है सर्विस पहले तो प्रोमिनेंस के अंदर इतनी ज्यादा थी नहीं, बाद में सर्विस वगैरह आई है, और सर्विस के लिए फिर हमने ठीक ठाक से हमने सर्विस को आके लेके हम बढ़े हैं। और सर्विस के अंदर अभी हमारा कंट्रीब्यूशन जो सर्विस सेक्टर का है वो जीडीपी के अंदर 55% है। तो सर्विस हमारी काफी हद तक ऑप्टिमिस्टिक वे में रही है, और काफी इसमें मतलब हमको अपर हैंड पे हम लेके आए हैं सर्विस के थ्रू। तो इसमें भी और भी काफी अचीव किया जा सकता है सर्विस के अंदर भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह सब काफी ज्यादा हाई एंड पे है। तो इस वजह से इन टेक्नोलॉजी के हेल्पफुल यूज में लेते हुए हम काफी तक सर्विस में और भी अच्छे हो सकते हैं। तो ये सब कुछ था हमारी प्लानिंग के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट अवर प्लानिंग, है ना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो प्लानिंग आपकी 2017 तक की हो गई। अभी प्लानिंग कैसे चल रही है, तो अभी आपका नीति आयोग आ चुका है 2015 के अंदर, एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। और जो नीति आयोग आपका आया है, अब नीति आयोग आपकी प्लानिंग बना रहा है, वो आपको एक्चुअली में सजेशन दे रहा है, वो आपको बहुत सारे इंडेक्स निकाल रहा है। और वो उसके अंदर एक पूरी काउंसिल होती है, वो बैठ के इसके अंदर थिंक टैंक की तरह काम करते हैं, फिर पॉलिसी का फॉर्मेशन करते हैं। इनका अपना 15 साल का एक एजेंडा है, 15 साल का गोल लेके चल रहे हैं वो। छोटे छोटे 7 साल 3 साल के, 15 साल 7 साल 3 साल के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और नीति आयोग जो है वो फर्दर प्लानिंग को अब कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल तो नहीं कर रहा है, मतलब सजेशन दे रहा है प्लानिंग के लिए। तो थोड़ा नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं अभी यहाँ पे। ठीक है। सर, हाँ हाँ बोलिए। जो एग्रीकल्चर सब्सिडीज हैं वो भी इसके अंदर ही आएंगी क्या हमारी? किस चीज के अंदर? जो हमारे रिफॉर्म्स वगैरह हुए थे अभी, मतलब आप अभी हाँ देखो, रिफॉर्म्स। सब्सिडी तो नहीं, सब्सिडी तो क्या होता है, सोशल आप म्यूट कर लो अपना। सब्सिडी तो कुछ नहीं होती, सब्सिडी हो गई, कोई भी स्कीम हो गई, ये सब चीजें तो कुछ सोशल मतलब इसको हम बोलेंगे ना सोशल सिक्योरिटीज के तौर पे इसको ले सकते हैं। सोशल सिक्योरिटीज के तौर पे ना लो तो इसको आप सोशल बेनिफिट्स के तौर पे ले सकते हो। जैसे सब्सिडी प्रोवाइड करना, ये सब चीजों को करना, इन सब चीजों के थ्रू एक काफी हद तक इंश्योर किया जाता है कि मतलब कि आपका जो खर्चा है वो कम होगा, सब्सिडी आपको दी जाएगी तो ये तो सोशल स्कीम्स हो गई एक तरीके से, है ना। तो हाँ, सोशल स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड करना भी प्लानिंग का एक पार्ट होगा। जितनी भी आपकी स्कीम्स होती है वो प्लानिंग का ही तो पार्ट होती है। पर ईयर आपका जब बजट आता है, स्कीम के लिए पैसे अलॉट किए जाते हैं। कुछ सेंटर सेक्टर स्कीम होती है, कुछ सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, कुछ स्टेट की अपनी खुद की स्कीम्स होती हैं, और उसको अलॉट किया जाता है पैसा। और जो स्कीम्स होती है उनको जो पैसा अलॉट किया जाता है, तो ये भी प्लानिंग का पार्ट तो है ही। तो भाई कुछ स्कीम तो बहुत लंबी होती है, लेकिन मनरेगा कितनी लंबी स्कीम चल रही है, सब्सिडी स्कीम्स आपकी लगातार चलती रहती हैं। तो ये सब सारी चीजें होती हैं, ये भी प्लानिंग के अंदर आएंगी, है ना। तो ये भी प्लानिंग का पार्ट होता है, और इनको भी मतलब कि लेके चलना होता है साथ में। और सोशल स्कीम्स होती हैं ये, है ना, और इसमें हमको सपोर्ट करना होता है लोगों को, और जिसमें गवर्नमेंट शुरू से सपोर्ट करती हुई आई है
हाँ, अब जितना ज्यादा गवर्नमेंट के पास बजट होगा, जितना ज्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा होगा, जितना ज्यादा गवर्नमेंट का टैक्स का कलेक्शन हो रहा होगा, उतनी ज्यादा स्कीम्स को वो अच्छे से रन कर पाएगी बिना डेफिसिट के। तो ये भी पार्ट होगा प्लानिंग का, नो डाउट। ठीक है, बट ये है मतलब बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं स्कीम्स वगैरह, तो उस पर हमने अभी ध्यान दिया नहीं है, तो स्कीम्स वगैरह हम एक साथ बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो अब मैं नीति आयोग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो नीति आयोग की जब हम बात करते हैं तो 2015 के अंदर आया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लेके आई है। नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है नीति आयोग, आयोग एक कमीशन होता है। आयोग का मतलब, नीति का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एनआईटीआई, एनआईटीआई का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये क्या हो रहा है कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर रहा है, जो आपका भूतपूर्व प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस कर रहा है नीति आयोग आपका जो है। और नीति आयोग जो होता है वो एक्चुअली में थिंक टैंक का काम करता है, किसके लिए, किस चीज के लिए, कंट्री के लिए, है ना, थिंक टैंक है ये कंट्री के लिए। और जो प्लानिंग कमीशन था वो लार्जली किस चीज को पोर्ट्रेट किया करता था, वो क्या था, वो थोड़ा उसके अंदर जो आपकी स्टेट्स होती हैं उन सब की, स्टेट्स की प्रायोरिटीज को मतलब कि काफी बार ओवरराइड कर दिया करता था, है ना। तो ये बोला जा रहा है कि फेडरलिज्म वगैरह को थोड़ा, आपका जो प्लानिंग कमीशन होता था काफी बार उसमें हेजीमनी हुआ करता था, वो फेडरलिज्म वगैरह को काफी ब्रीच किया करता था। तो नीति आयोग को ये लोग ऐसे लेके चल रहे हैं कि भाई नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक है। हाँ, नीति आयोग जो है आपका थिंक टैंक है, और ये यहाँ पे मतलब कि लोग बैठ के प्लानिंग वगैरह बनाएंगे, पूरी प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करेंगे। इसके अलावा भी इसके जो आपका जो नीति आयोग हो ना, कंप्राइज करेगा बहुत सारे लोगों को, लाइक प्राइम मिनिस्टर तो इसके चेयरपर्सन होंगे नीति आयोग की। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन जो है, जो इसका एक नाम होता है वो मतलब हमेशा आते रहते हैं जो नाम है, लेकिन चेयरपर्सन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। उसके अलावा आपके लाइक चीफ मिनिस्टर हो गए। ठीक है, कि चीफ मिनिस्टर फ्रॉम ऑल दी स्टेट, एंड फिर हमारे यूटीज के आसपास के जो भी चीफ मिनिस्टर है वो भी, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह भी, ये सब भी इसके अंदर इनवाइट ही होते हैं, इनवाइट किए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे देखो, पहले एक चला करता था एनडीसी। एनडीसी होता था आपका नेशनल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के एक विंग की तरह आपका प्लानिंग कमीशन काम करता था। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल आजकल तो मिलता नहीं है। ठीक है, आजकल वो मिलते नहीं है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंदर जो लोग होते हैं, लेकिन ये कुछ कुछ वैसा ही है। ठीक है, जो आपका नीति आयोग भी है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका, उसके अलावा क्या हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन हो गए, फिर आपके जितने भी सीएम वगैरह है, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह है, उनको हमने इसके अंदर स्पेशल इनवाइटी के तौर पे इनवाइट कर लिया। ठीक है, लेकिन इसका जो फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क है, भाई प्राइम मिनिस्टर हो गए, सीएम वगैरह हो गए, ये तो प्राइम मिनिस्टर तो चेयरपर्सन हो गए, सीएम वगैरह इनवाइटी के तौर पे इनवाइट कर लिए गए। ठीक है, लेकिन जो इसका फुल टाइम, जो ऑल टाइम अवेलेबल रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क वो होगा, वो क्या क्या करेगा, इसमें एक वाइस चेयरमैन होगा। ठीक है, कुछ फुल टाइम मेंबर्स होंगे। ठीक है, कुछ पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। ठीक है, और एक्स ऑफिसर मेंबर्स होंगे रीजनल, उसके अलावा कुछ स्पेशल इनवाइटी होंगे, चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ सकते हैं इसके अंदर। तो काफी बड़ा इसका एक मतलब कि अपने आप में वो है, काफी बड़ा ये सिस्टम है पूरा, जो सबकी थिंक टैंक की तरह काम करता है, सबकी थॉट्स को अपने अंदर करके फाइनली कंक्लूड करता है। इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो प्राइम मिनिस्टर एक फिक्स टेन्योर के लिए प्राइम मिनिस्टर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्चुअली में नीति आयोग के अंदर दो हब है ना, नीति आयोग के अंदर दो विंग है, दो हब है, मैं बोल सकता हूँ ना। एक तो है टीम इंडिया हब, नीति आयोग के अंदर, ये याद रखना है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के अंदर दो हब है, एक है टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ठीक है, तो टीम इंडिया हब है, उसका काम क्या है, टीम इंडिया, देखो नीति आयोग के अंदर दो हब है, टू हब्स है। एक हब जो है इंडिया, उसका नाम है टीम इंडिया हब, दूसरा जो है वो है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। जो आपका टीम इंडिया हब है वो क्या करता है, स्टेट्स का इंगेजमेंट करवाता है। ठीक है, विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टीम इंडिया नाम से पता चलता है टीम इंडिया हब मतलब, कब पूछ लिया जाए कि नीति आयोग के अंदर दो हब है, टीम इंडिया हब एंड द नॉलेज एंड इनोवेशन हब, तो बिल्कुल ठीक है। टीम इंडिया हब का जो काम होता है वो स्टेट्स को, आप ये क्या कर रहा है, इंगेजमेंट करवा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। जनरली देखो नीति आयोग का पर्पज यही है कि हार्मनी बनी रहे, कंस्ट्रक्टिव मतलब कि फेडरलिज्म हो। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फेडरलिज्म हो और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, स्टेट और सेंटर आपस में मतलब कि रिफ्ट में ना रहे, मतलब हार्मनी में रहे। तो इनका जो टीम इंडिया हब है, जो दो हब है नीति आयोग, इसमें जो टीम इंडिया हब है वो क्या करता है, एंगेजमेंट ऑफ द स्टेट्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट के एंगेजमेंट को इंश्योर करता है। जो आपका दूसरा इसका हब है नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये क्या होता है, नीति आयोग के थिंक टैंक कैपेबिलिटीज को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है, तो थिंक टैंक है ये नीति आयोग का, जो नॉलेज एंड इनोवेशन हब है वो। तो नीति आयोग के काम क्या हो गए, पहली बात तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, एक जो स्टेट एंड सेंटर और सेंटर से सेंटर और स्टेट के बीच में और स्टेट स्टेट के बीच में कोऑपरेटिव, ना कि कंपटीशन फेडरलिज्म है ना, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, रिफ्ट ना हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, मतलब एक तरीके से कोऑपरेटिव तरीके से, मतलब आपस में हार्मनी, कोऑपरेटिव वे में, हार्मनी वे में आपस में काम करे, ये भी नीति आयोग इंश्योर करने की कोशिश करता है। अब हम देखते हैं कि क्या एम और ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग की।
ठीक है, नीति आयोग के एम्स और ऑब्जेक्टिव को देखा जाए तो देखो मैं बता दूं, लाइक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, ठीक है, ये काफी हद तक जो जितने भी चीजें हैं ना वो आपके नीति आयोग जो थिंक टैंक है वहीं से निकली हुई है। ठीक है, तो ये काफी हद तक मतलब कि इनके लिए है ना टेक्निकल और स्ट्रेटेजिक एडवाइस वगैरह भी देता रहता है। ठीक है, स्टेट लेवल वगैरह के ऊपर, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत सारी की जो पॉलिसीज होती हैं, लाइक मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत वगैरह के अंदर काफी ये टेक्निकल सब कुछ एडवाइस वगैरह देता रहता है। तो काफी बड़ा एक थिंक टैंक है ना, सोचता रहता है, मतलब इसमें लोग हैं वो सोचते हैं और वो एडवाइस देते हैं, फिर फाइनली है ना पूरा सोच के अच्छे से थोड़ा रिसर्च विसर्च करके थोड़े देखो चीजों को देख के, है ना, उसके बाद तो ये इस तरह से काम करता है। उसको मेजर ये तो है ही भाई, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बना रहा है, सेंट्रल स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहा है, ये भी इसका एक विजन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा देखो विलेज लेवल के ऊपर थोड़ी सी प्लानिंग हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो चीजों का, और सबका मतलब कि बॉटम अप अप्रोच हो डेवलपमेंट के अंदर, गाँव से चीजों को लेके ऊपर की तरफ बढ़ा जाए, इन सब चीजों को इंश्योर करना, मतलब इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ करना, ये भी इनका एक विजन होता है। ठीक है, तो ये भी नीति आयोग का एक पूरा प्लान है। अब अब हम आगे इसमें देखते हैं कि जो नीति आयोग है वो क्या करता है अपने मतलब कि काफी सारी चीजों को फुलफिल करने का काम करता है। तो कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए एक एनेबलर की तरह काम करता है rather देन प्रोवाइडर फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट। तो मतलब ये क्या बोलता है एक्चुअली में, नीति आयोग जो है वो क्या बोलता है कि गवर्नमेंट को आप एज एनेबलर लेके चलो, है ना। तो मतलब काफी बार क्या होता है, एक तरीके से लास्ट मतलब रिसोर्ट प्रोवाइडर के तौर पे ना लेके गवर्नमेंट को आप इनेबलर लेके चलो, मतलब गवर्नमेंट पॉजिटिव चीजों के लिए है। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स और अपॉर्चुनिटी है, नीति आयोग को इस तरीके की स्प्रिट क्रिएट करनी है कुल मिला के हमारी कंट्री के अंदर, कि गवर्नमेंट को एज ए इनेबलर लेके चला जाए, कि भाई गवर्नमेंट जो है हमको हमको इनेबल करेगी किसी काम को करने के लिए। ठीक है, एज कम्पेयर टू फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट प्रोवाइडर को गवर्नमेंट को देखने के बजाय इनेबलर की तरह गवर्नमेंट को देखा जाए। ठीक है, फूड सिक्योरिटी के अंदर प्रोग्रेस की जाए, मिक्स एग्रीकल्चर को अपनाया जाए। ठीक है, और फार्मर जो होता है वो एक्चुअल रिटर्न भी अचीव करे, है ना, अपने प्रोड्यूस का। ये सभी चीजें नीति आयोग इन सब चीजों के ऊपर काम कर रहा है, इन सब चीजों के ऊपर सोच रहा है, इन सब चीजों को फुलफिल करना उसका ऑब्जेक्टिव है एक तरीके से। ठीक है, और उन सब चीजों के अंदर अपॉर्चुनिटीज को देख रहा है वो। ठीक है, इंडिया का जो जो पूल है, कौन सा पूल है, लिवरेज इंडिया पूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, साइंटिफिक एंड इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल। तो हमारा जो डेमोग्राफिक कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल है, साइंटिफिक जो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह सब कुछ है, उन सबको यूज में लिया जाए, है ना, अच्छे से एक चैनलाइज करते हुए पूरी एनर्जी को। ये भी इनका एक पर्पज है। ठीक है, उसके बाद क्या पर्पज है इसका, इनकॉर्पोरेट करना है सिग्निफिकेंट जियो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉन एनआरआई कम्युनिटी वगैरह का भी इंटरवेंशन, मतलब हमारी उनका भी पॉजिटिव मतलब कि आउटपुट हम यूटिलाइज कर सके इस चीज को भी। तो मतलब जितनी भी छोटी मोटी सारी चीजें हैं नीति आयोग के अंदर आती हैं, सब कोशिश करता है नीति आयोग इन सब चीजों को इंक्लूड करने की। ठीक है, और जो इनइक्वलिटीज होती है उनको रिड्यूस किया जाए, रीजनल इनइक्वलिटीज को रिड्यूस किया जाए, पॉवर्टी को एलिमिनेट किया जाए, हमारा जो यूथ है उसको स्किल्ड किया जाए। ठीक है, इन सब चीजों के लिए वो सोचता रहता है कुल मिला के। तो नीति आयोग के जो फंक्शन है वो कौन कौन से है, तो नीति आयोग के फंक्शंस को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो डिजाइन करता है पॉलिसी को, प्रोग्राम फ्रेमवर्क को। तो पॉलिसी को डिजाइन करना, प्रोग्राम फ्रेमवर्क को डिजाइन करना, ये नीति आयोग का काम है। कॉपरेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने पहले भी बता दिया, उसको फॉस्टर करना, मॉनिटरिंग करना, एवोल्यूशन करना, जितनी भी स्कीम्स वगैरह चल रही है चीजों की, काफी बड़ी बहुत सारे इंडेक्स भी निकालता है। थिंक टैंक की तरह काम करना, और फिर सोचना मतलब चीजों के बारे में, नॉलेज एंड इनोवेशन हब जो है थिंक टैंक की तरह काम करता है इसका। तो नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन को देखते हैं। जो हमारा पहले प्लानिंग कमीशन था, अभी नीति आयोग चल रहा है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन के अंदर है ना इस तरीके का स्टेट और यूटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं था जैसा कि अभी नीति आयोग के अंदर है। तो नीति आयोग के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर आ रहे हैं यूटी से, उनको इन्वाइट किया जाता है, सीएम को इन्वाइट किया जाता है। तो प्लानिंग कमीशन के अंदर ऐसा नहीं था पहली बात तो इस तरह से नीति आयोग प्लानिंग कमीशन डिफरेंट थे। प्लानिंग कमीशन जो था ना वो ऑपरेशन आर्म हुआ करती थी एनडीसी की। तो एनडीसी जो होता है आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जो ऑपरेशनल आर्म प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। जबकि नीति आयोग जो है ना वो ऐसा कुछ नहीं है नीति आयोग के साथ, और उसका कोई अप्रोक्सीमेटी नहीं है एनडीसी के साथ। तो इस वजह से जो है ना इस तरह से आप बोल सकते हो कि मतलब कि वहां पे पॉलिटिकल इंटरवेंशन होने की संभावना ज्यादा थी। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि पीसीएनडीसी एक बॉडी थी, तो नीति आयोग एक अलग है, कुल मिला के ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन को है ना एनडीसी बोलती थी कि भाई 5 ईयर्स के प्लान वगैरह आप बनाओ। ठीक है, और नीति आयोग के ऊपर ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मतलब कि वो एनडीसी की रिकमेंड एनडीसी के बिहाफ पे काम करेगा। वो है ना सोशियो इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है जो पहले किया जाता था, ऐसी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नीति आयोग के ऊपर नहीं है। तो नीति आयोग काफी हद तक मतलब एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। शिवानी कोई क्वेश्चन है क्या आपका? सर एक्चुअली मैं ना कुछ पॉइंट्स मतलब डालना चाह रही थी दोनों में ना, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में। जैसे आप बता रहे हो ना, आप मतलब डिफरेंशिएट जिसे कहते हैं ना, डिफरेंशिएट, नॉट एडिंग इट
बट आई एम जस्ट टेलिंग, मतलब जैसे प्लानिंग कमीशन क्या है, हमारे एक तरीके से फुल टाइम मेंबर्स होते हैं इसके अंदर। एंड कमिंग टू नीति आयोग, तो उसके अंदर हमारे फुल और पार्ट टाइम दोनों होते हैं। और उसके बाद अगर हम प्लानिंग कमीशन में देखते हैं, जो हमारा चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर वो होता है, सीएम होता है, वो उसमें मतलब एक तरीके से पार्ट नहीं होता प्लानिंग कमीशन का। बट नीति आयोग में हमारा जो सीएम होता है वो पार्ट होता है नीति आयोग का। उसके बाद एक तरीके से जो इसकी अप्रोच है प्लानिंग कमीशन की, वो वन साइज फिट ऑल अप्रोच होती है इसकी। और जो हमारी नीति आयोग है वो हमारी बॉटम अप अप्रोच होती है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब मेरा कहने का मतलब है, अगर हम मतलब इसमें डिफरेंस भी करना चाहेंगे तो वी कैन या डेफिनेटली वी कैन डिफरेंट डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लानिंग कमीशन थोड़ा स्ट्रक्चर वे में काम करता था। प्लानिंग कमीशन का कुछ मैंडेट अपना फिक्स था, मतलब कि ऐसे ऐसे उनको काम करना है। तो उसमें वही यही था कि मतलब कि उनको तो फिक्स तरीके से चीजों को अलॉट करना होता था। लेकिन ये थोड़ा सा क्रिएटिव है, नीति आयोग थोड़ा क्रिएटिव है, इनके अंदर क्रिएटिविटी का स्कोप ज्यादा है। और ये बॉटम अप अप्रोच को अपनाते हैं, ये डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर फोकस करते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने का काम करते हैं। जबकि जो आपका प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, वो कुल मिला के 5 ईयर्स के प्लान बनाता था, एकदम बिल्कुल एकदम प्लान मैनर में, उसमें ज्यादा क्रिएटिविटी वाला स्कोप नहीं था। ठीक है ना, इस चीज को आप बोल सकते हो। परमानेंट मेंबर वगैरह, पार्ट टाइम मेंबर वगैरह दोनों में ही थे। ठीक है, तो ये सब चीजें पता ही है। और ये एनडीसी का पार्ट हुआ करता था, तो ऐसा इसके साथ नहीं है नीति आयोग के साथ। नीति आयोग तो एक एग्जीक्यूटिव ऑटोनोमस बॉडी है, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके अलावा जो प्लानिंग कमीशन होता था उसके पास अलोकेटिव फंक्शंस हुआ करते थे। प्लानिंग कमीशन के पास अलोकेटिव फंक्शंस थे। अलोकेटिव फंक्शंस क्या थे? तो इसमें क्या होता था, क्या मतलब कि प्लान, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वगैरह, इसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन ही प्लानिंग कमीशन दिया करता था। तो नीति आयोग के पास ऐसे कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, अब तो ये सब कुछ हो गया आपका नीति आयोग के बारे में ना। अब काफी बार है ना, काफी लोग नीति आयोग को क्रिटिसाइज भी कर देते हैं थोड़ा बहुत। क्यों क्रिटिसाइज कर देते हैं नीति आयोग को, कोई बताना चाहेगा? किस बिहार पे क्रिटिसाइज किया जाता है नीति आयोग को? क्रिटिसाइज मतलब मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं इसके अंदर आप? मतलब कौन सा ग्राउंड है जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जाता है? काफी बार लोग बोलते हैं कि प्लानिंग कमीशन जो था ना वही ठीक था, जो रिप्लेस किया है नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को, वो मतलब कि ठीक नहीं है। तो कौन ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब किस बिहाफ पे इसको क्रिटिसाइज किया जाता है? समझ नहीं आया है। तो एक्चुअली में यही है कि इसी बिहाफ पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि एनडीसी के अंदर क्या हुआ करता था कि सब कुछ एकदम फिक्स था। उसमें जो एक्सपर्ट्स वगैरह हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव वगैरह जो थे, वो आके प्लान बना के और मतलब कि रिकमेंडेशन वगैरह दिया करते थे। और नीति आयोग के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। नीति आयोग वैसे तो काफी ज्यादा सीएमवीएम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन काफी हद तक मतलब जो है, ये थोड़ा सा क्रिएटिव होने की वजह से, इसमें कुछ मैंडेट क्लियर नहीं होने की वजह से थोड़ा सा इसको क्रिटिसाइज किया जाता है कभी बार, कि भाई ना, इस बिहाफ के ऊपर इसको क्रिटिसाइज करते हैं काफी हद तक। क्योंकि एनडीसी का तो पूरा सिस्टम फिक्स था ना, वो प्लानिंग कमीशन का। तो इस ग्राउंड के ऊपर कभी कभी इसको क्रिटिसाइज कर देता है। वैसे जो है नीति आयोग की काफी अचीवमेंट वगैरह भी रही है ना। और नीति आयोग जो है, अभी जो आपके एसडीजी गोल्स चल रहे हैं ना, उनको भी काफी हद तक इंप्लीमेंट करने में, मॉनिटर करने में, कोऑर्डिनेट करने के अंदर काफी मदद कर रहा है ना। तो हमारे जो एसडीजी गोल्स हैं, 17 जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, उनको भी ट्रैक ट्रेस कर रहा है नीति आयोग जो है, कि कितना हम उसके अंदर अचीव कर रहे हैं। और काफी लगातार इंडेक्स वगैरह निकालता रहता है। नीति आयोग इंडेक्स वगैरह काफी रिलीज करता रहता है काफी बार। तो वो सब चीजें भी चलती रहती है। ओके, अब हम देख लेते हैं एक्चुअली में हाँ, कोई पॉइंट है क्या सवाल लेंगे तुम्हारा? सर, इसके अंदर नीति आयोग को हम कैशलेस इकोनॉमी का भी बता सकते हैं ना, कि कैशलेस इकोनॉमी के लिए भी प्रमोटिंग करता है। जैसे भीम वगैरह बनाया है इसने, डिजिटल मूवमेंट अगर हम बोल सकते हैं। भीम वगैरह बनाया नहीं है एक्चुअली में, बस ये है। लेकिन इनका जो है, ये हमेशा साइंटिफिक टेम्परामेंट में होता है ना, क्रिएटिविटी का स्कोप है। तो हर तरफ से जिस तरह से भी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जा सके, और क्रिएटिव थिंक टैंक है ये, तो सजेस्टिव इमेजेस देता रहता है लगातार, और लगातार रैंकिंग वगैरह को निकालता रहता है। तो हाँ, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह को भी इंश्योर करने की कोशिश करता है। तो उसके लिए सजेशंस वगैरह लगातार प्रोवाइड करता रहता है नीति आयोग जो होता है। तो या उस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि लाइक है ना, एक बार काफी बार अभी ना फाइनली ऐसा है, मैं श्री राम के नोट्स में से आपको टीच कर रहा हूँ। तो आप श्री राम के नोट्स का जो चैप्टर नंबर चल रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, 4th नंबर का चैप्टर है ना, जिसमें आप प्लानिंग कमीशन देख रहे हो। तो श्री राम के नोट्स में से आप देख भी सकते हो चीजों को, यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो। इसमें जो लास्ट टॉपिक दे रखा है श्री राम के नोट्स के अंदर, जो आपके 4th नंबर की यूनिट जो है,
चैप्टर फॉर जो है लास्ट टॉपिक जो दे रखा है वो दे रखा है कि एक डिबेट है। डिबेट किस किस की है? जगदीश भगवती थे एक इकोनॉमिस्ट, और आपके अमर्त्य सेन थे। तो अमर्त्य सेन और भगवती की है ना एक डिबेट चलती रहती है। तो डिबेट वही है जो मैंने कल भी बता दी थी, ग्रोथ वर्सेस थोड़ा सा इंक्लूसिवनेस एंड डेवलपमेंट वाली जो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट है। तो इसमें वही बता रहे हैं कि जैसे भगवती सिंह जी जो हैं वो काफी हद तक ग्रोथ को लेके चलते हैं, और ग्रोथ के बारे में बोलते हैं कि ग्रोथ होगी तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा अच्छा होगा, टैक्स कलेक्शन होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन आप कर दोगे बाद में, और सोशल स्कीम्स वगैरह अच्छे से चला लोगे तो नियो लिबरलिज्म जो होता है वो ठीक है, वगैरह वगैरह इस तरह की बात करते हैं। वहीं पे जो आपके जो है अमृत सेन जी बोलते हैं कि ये सब चीजें ठीक है लेकिन इसके साथ में ये भी जरूरी है, ठीक है, कि तो भगवती ने अपनी एक बुक भी लिखी है, भगवती है ना, एक बुक है भगवती के साथ, एक और है अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जी जो कि नीति आयोग के आपके अभी मतलब कि वाइस चेयरमैन भी रहे थे पहले। तो इन दोनों ने मतलब जो बुक के अंदर एक पॉइंट भी लिखा है, बुक है वाई ग्रोथ मैटर्स, ग्रोथ मैटर क्यों करती है। तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की डिबेट की तरह ही ये डिबेट है, एक तरीके से वही बात है इसमें। तो ग्रोथ मैटर क्यों करती है इसके बारे में लिखा भी है। और तो फिर उसके बाद जो अमृत सेन ने एक बुक लिखी है अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्रडिक्शंस, है ना। तो इसके अंदर अमृत सेन जी ने क्या बताया कि किस तरीके से मतलब एक्चुअली में केवल ग्रोथ ही मैटर नहीं करती है, ह्यूमन जो पैरामीटर्स होते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की जो पैरामीटर्स होती है, इंक्लूसिवनेस जो होती है वो जरूरी है। और फिर उन्होंने बताया कि एक्चुअली में आपके ग्रोथ 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 के ऊपर ध्यान दे रहे हो, है ना, आप सोशल सिक्योरिटीज वगैरह ज्यादा इंश्योर नहीं कर रहे हो, आप इंक्लूसिवनेस लेके नहीं चल रहे हो, यही रीजन है। आप प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज्यादा अपर हैंड पे रख रहे हो, आप आपका इंटरवेंशन ज्यादा नहीं कर रहे हो, सोशल सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बना नहीं रहे हो, यही कारण है कि कोविड-19 की क्राइसिस के अंदर आपको दिक्कत आई है। यदि कोविड-19 के क्राइसिस को क्योंकि आपने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया सब कुछ, प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह के हाथों में सब चीजें चली गई, आपका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया नहीं, तो इसी वजह से कोविड-19 को पेंडेमिक के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत आई ना, उन्होंने बोला ये न्यू लिबरलिज्म के कारण हुआ है। क्योंकि न्यू लिबरलिज्म जो था ना उसने काफी ज्यादा अपर हैंड पे प्राइवेट सेक्टर को लाके रख दिया, और प्राइवेट सेक्टर की मनमानी स्टार्ट होने लगी, मोनोपोली क्रिएट होने लगी। तो इस वजह से कोविड-19 का जो क्राइसिस है वो आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए हो। यदि आपका स्टेट रन होती हर चीज, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह, और थोड़ा ज्यादा होता है स्टेट का इंटरवेंशन इन सब चीजों के अंदर, तो काफी हद तक मतलब आप इन सब चीजों को हैंडल कर पाते, ठीक है। तो इस वजह से मतलब कि कुल मिला के अमर्त्य सेन जी है वो इस तरीके की बात को बोलते हैं। और दूसरी तरफ तो अमर्त्य सेन जी की जो बुक है इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस, है ना, एन अनसर्टेन ग्लोरी इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि सेन और एक डैन ट्रीच करके है वो आर्ग्यूमेंट करते हैं इस केस के अंदर, है ना। तो ऐसे ही मतलब भगवती जी होते हैं वो ग्रोथ के ऊपर बात करते हैं, वो बताते हैं व्हाई ग्रोथ मैटर्स। तो उनका बोलना ये होता है कि ग्रोथ हो जाएगी तो मतलब कि ग्रोथ ज्यादा होने की वजह से टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा तो आपका रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो पाएगा, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ होगा तो सोशल स्कीम अच्छे से चल पाएंगी, ठीक है। तो ट्रिकल डाउन क्रिएट होगा, ट्रिकल डाउन का मतलब होता है किसी चीज का दूसरे सेक्टर्स के ऊपर इंपैक्ट होना, ठीक है। लेकिन ट्रिकल डाउन क्रिएट होने में बहुत डिले क्रिएट हो रहा है, तो इसके ऊपर ट्रिकल डाउन एक्चुअली में आ रहा है नहीं आ रहा है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन उठ जाता है इसके ऊपर भी कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। ऐसा होता तो पेंडेमिक में इतना ज्यादा इशू क्यों क्रिएट हुआ, पेंडेमिक के अंदर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस किस वजह से आया, ठीक है, क्यों तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी हम हैं, फिर भी मतलब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा फ्रेजाइल था एट द टाइम ऑफ कोविड-19। तो बताया जाता है इसके पीछे का रीजन वही है, न्यू लिबरलिज्म को आपने अपनाया, ये अमृत सेन बोल रहे हैं। तो इस वजह से मतलब क्या हो रहा है कि आपका कंट्रोल है नहीं इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा, और आपने वहां से अपने हैंड को बैक कर लिया है, और ज्यादा आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के अंदर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इस वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है वो सफर कर रहा है, तो इस वजह से आपको दिक्कत आई है। तो ये अमृत सेन जी का पॉइंट है, और जो भगवती जी है उनका पॉइंट ये बोलता है कि ग्रोथ मैटर्स, ग्रोथ मैटर करती है, और वो ही आगे और चीजों को भी रिडिस्ट्रीब्यूट करती है, और चीजें उसी से स्टार्ट होती हैं। तो ये दोनों के पॉइंट रहे हैं। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, चैप्टर नंबर 4 जो है मैंने खत्म करवा दिया है, और चैप्टर नंबर 4 जो एग्जाम के नोट्स हैं, ठीक है, उसमें चैप्टर नंबर 4 जो है उसका नाम क्या है, तो इस चैप्टर का नाम है एक्चुअली में मुझे देखने दो, हाँ, चैप्टर का नाम है प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नीति आयोग। तो ये कंप्लीट हो गया है आपका। एक 5th नंबर का जो चैप्टर आता है आपका इसी के अंदर, वो है 5वें नंबर का जो चैप्टर है, वो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी इंडिया की। इसको भी खत्म करके, क्योंकि छोटा चैप्टर है, 9-10 पेज का चैप्टर है, तो जल्दी इसमें खत्म कर दूंगा इसको 15-20 मिनट के अंदर, क्योंकि ज्यादा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रोमिनेंस रह नहीं जाता है, क्योंकि हम तो ये चीज तो 2017, 18, 19, 20 के अंदर सोच रहे थे कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों सोच रहे थे हम? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी $2.7 ट्रिलियन को पहुंच चुकी थी 2019-20 के आसपास ही, और हमको इसको जस्ट डबल करना था। तो बहुत ज्यादा उस टाइम स्लोगन चल रहा था कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को हम अचीव कर लेंगे, अब हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। लेकिन अब ये नहीं हो सकता है, अब ये फिजिबल नहीं है, अब ये पॉसिबल नहीं है। अब इसके लिए हमें वेट करना होगा, क्योंकि अभी 2022 चल रहा है, और अभी तक भी हम वहीं पे रुके हुए हैं जहां पे हम 2019-20 में थे। तो 3 साल नल एंड वॉइड हो गई है, शून्य हो गई है, जीरो हो गई है। ऐसी कंडीशन के अंदर अब 2030 तक हम जाएंगे, तब जाके हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन पाएंगे, जबकि ग्रोथ की रेट हमारी ठीक ठाक सी रहेगी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी रह नहीं जाता है, रह इसलिए नहीं जाता है क्योंकि अब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को 2025 तक अचीव नहीं कर सकते हैं, 2024-25 तक। हाँ, लेकिन 2030 तक अचीव करने के लिए
भी हम वही मेजर्स यूज में ले सकते हैं जो मेजर सजेस्ट किए गए हैं इस चैप्टर के अंदर, तो इस वजह से इसका रिलेवेंस भी है। तो रिलेवेंट ये नहीं है 2024 के कंटेक्स्ट में, तो लेकिन 2030 के कंटेक्स्ट में वही चीजें हमको करनी होंगी, तो उस तरह से रिलेवेंट हो जाता है। तो इसमें बताया गया है कि भाई $5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को बनना है तो इंडिया को क्या करना होगा, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर यही चीजें बताई गई हैं। और कौन कौन से सेक्टर इंडिया की इकोनॉमी के जो कि उनको मतलब आउटपुट दे सकते हैं, और कौन कौन से सेक्टर है जिसके थ्रू मतलब जहाँ पे कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल अभी है, ठीक है, जिसको हम ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करते हुए और काफी हद तक अपने आप को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या है, ये यदि हम देखना चाहें कि भाई इंडिया की इकोनॉमी के अंदर वो कौन सी चीज है जो इसे स्ट्रेंथन कर रही है, जिसको कि हम ऑप्टिममली यूज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यदि ऑप्टिममली यूज करते हैं तो काफी हद तक हम मतलब अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। तो पहली बात तो 2020 के अंदर जो हमारी एवरेज एज है इंडिया की वो है 29 ईयर्स। तो हमारे पास सबसे ज्यादा यंग एज पॉपुलेशन है। हमारे पास डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। हमारी यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बताते हैं कि 2045 तक हमारी कंट्री जो है काफी यंग कंट्री रहेगी। तो वो काफी अच्छा हमारे पास मतलब कि चीज है जिसको कि हम यूज में कर ले सकते हैं, जो स्ट्रेंथ है इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। और इंडिया के अंदर दूसरी स्ट्रेंथ की यदि और बात की जाएगी तो हमारे क्या है, मिडिल क्लास वगैरह ठीक ठाक सा है इंडिया के अंदर। हमारा खुद का कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। कंजम्पशन इंडिया के अंदर खुद के अंदर काफी ज्यादा है, 55% जो हमारी इकोनॉमी है वो कंजम्पशन ड्रिवन रहने की वजह से काफी हद तक ये भी हमारे सामने एक प्लस पॉइंट आता है, एक पॉजिटिव पॉइंट आता है, जो कि एक स्ट्रेंथ है इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है। तो इसको भी आज स्ट्रेंथ आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो बता रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी की स्ट्रेंथ जो कि इसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ ले जा सकती है, उस पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहला बता दिया, हमारी जो एज है वो 29 ईयर्स है। हमारी जो कंट्री है वो यंगेस्ट कंट्री है, और हमारे पास 2045 तक डेमोग्राफिक डिविडेंड रहने वाला है काफी हद तक। तो उस डेमोग्राफिक डिविडेंड की एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करते हुए काफी हद तक हम इस पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अभी डिजिटल इकोनॉमी काफी बढ़ रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी काफी बढ़ रही है, और इंडिया भी उसके अंदर ठीक ठाक सा परफॉर्म कर रहा है। और जैसे हमारी जितनी भी स्कीम्स चल रही है, लाइक जिस तरह से हम कनेक्ट कर रहे हैं रूरल एरियाज वगैरह को नेट वगैरह के थ्रू, नेट का पेनिट्रेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, तो काफी हद तक इससे गवर्नेंस एंड बिजनेस के अंदर काफी तेजी से रफ्तार स्पीड लाई जा सकती है, जो कि इन फ्यूचर ये भी हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट करने में काफी ज्यादा हद तक मदद करेगी। तो जो हमारा गोल है एक्चुअली में कि पहले जो 2019-20 में 2024-25 का जो हमारा गोल था कि इस तक हम अचीव कर लेंगे रियल पोटेंशियल $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वो अब वो तो पॉसिबल है नहीं, फिजिबल है नहीं, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स बदल चुके हैं कोविड की वजह से। 3 साल पूरी वॉश आउट हो चुकी है। जब 3 साल पूरी वॉश आउट हो चुकी है तो अब इसके लिए 2030 का टारगेट हमारा रहेगा, जो मैंने पहले भी बता दिया है। तो 2030 का टारगेट हमारा रहेगा, तो 2030 के टारगेट को अब हम देखते हैं, तो उसके अंदर भी हमें सेम रिफॉर्म करने होंगे। तो क्या क्या रिफॉर्म्स हमें करने हैं उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें की जा सकती है जिसकी तरफ, जिससे कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। तो पहली बात तो आती है, मैं बता देता हूँ, 3 सेक्टर्स हमारे होते हैं, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है और एग्रीकल्चर है। तीनों के अंदर ही हम देख लेते हैं कि किस चीज के अंदर क्या किया जाए कि हम इसको काफी हद तक अचीव कर पाए। तो आपको पहले तो बात मैन्युफैक्चरिंग आती है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो मैंने बताया कि एक्चुअली में हमारी इंडस्ट्री का हमारी कंट्रीब्यूशन जो होता है हमारी कंट्री के अंदर वो 29% है। इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी के अंदर 29% है, और इंडस्ट्री के अंदर ही एक सब पार्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग, जो कि 15% कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। तो इसके अंदर काफी हद तक इसको बढ़ा के हमें ना मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मतलब कि इसके लिए हम काफी ज्यादा चीजें कर भी रहे हैं। देखिए आप, जैसा कि आपको बताओ, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स बनाए जा रहे हैं बहुत सारे अलग अलग जगह पे, ठीक है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री जॉब जोन्स बनाए जा रहे हैं काफी जगह। तो उसी में से आपको एक पता होगा कि डीएमआईसी बन रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो काफी हद तक हम लॉजिस्टिक्स वगैरह को बढ़ा के, ठीक है, एनआईएमजेड बना के, एनआईएमजेड क्या होता है आपका, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स वगैरह बना के, सेज वगैरह बना के, लाइक एनआईएमजेड है ना, काफी ज्यादा अभी बने भी हैं। लाइक अभी कभी पूछ लिया जाए, आंध्र प्रदेश के अंदर एक है प्रकाशम करके जगह, वहां पे एनआईएमजेड बना है, ठीक है। एक आता है संगेर डी तेलंगाना के अंदर, और एक है कलिंगनगर, है ना, कलिंगनगर के अंदर उड़ीसा के अंदर। तो ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे कि एक्चुअली में आपको क्या मिल रहा है, जहां पे कि आपको एनआईएमजेड मिल रहे हैं, ठीक है। तो जो एनएमआईजेड है वो बनाया जाए, मुद्रा वगैरह जो आपका रिफाइनेंसिंग वगैरह है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया जाए, एमएसएमई का रिकैपिटलाइजेशन किया जाए, आईबीसी पे भी चल रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी रिकॉर्ड, उसको भी थोड़ा और अच्छे से हैंडल किया जाए, ठीक है। उसके अलावा एफडीआई वगैरह को अलाउ किया जाए, एफडीआई वगैरह को एनहेंस किया जाए। तो इन सब चीजों को इंश्योर करते हुए हम मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन और जीडीपी काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। उसके थ्रू भी हम काफी हद तक अपनी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के विजन को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा तेजी से मैं बता रहा हूँ, जल्दी से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वाइंड अप करना है 10 मिनट के अंदर इस चीज को, ज्यादा इसमें बताने के लिए है नहीं, इस वजह से मैं थोड़ा तेजी से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तो आपको पता है कि जीडीपी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन 15-16% है, 1991 में भी 15-16% हुआ करता था। काफी पोटेंशियल यहाँ पे हो सकता है, हर कंट्री ने इसको एक्सप्लोर किया है काफी अच्छे तरीके से, बट हम नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें करना होगा। इसके लिए क्या होगा, कुछ चीजें हमें करनी होंगी, है ना, जो हम करके और काफी हद तक इसको एनहेंस कर सकते हैं हमारे आउटपुट को फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लैंड एक्विजिशन की जो
रूल्स है ना, लैंड एक्विजिशन वगैरह और इसके रूल्स वगैरह को आपको थोड़ा ईज करना होगा, लैंड एक्विजिशन को और मतलब कि थोड़ा फैसिलिटेट करना पड़ेगा इस चीज को ना। और जो लेबर लॉज वगैरह होता है ना, उसको भी थोड़ा हैंडल करना होगा, स्किल डेफिसिट को आपको दूर करना होगा। ठीक है, तो मैं एक्चुअली मैं बता रहा हूँ कि कंस्ट्रेंट्स क्या है, तो उसको अपने आप में इसको रिजॉल्व करना एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो कंस्ट्रेंट्स क्या है हमारी मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो करने के अंदर, तो हम कंस्ट्रेंट्स देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कंस्ट्रेंट्स क्या है। तो एक तो लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम हमारे साथ शुरू से रही है चाइना वगैरह के अंदर, जहाँ पे लैंड एक्विजिशन वगैरह काफी आसान होता है, हमारे यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है लैंड एक्विजिशन वगैरह सब चीजें करने में। ठीक है, उसके बाद मतलब काफी बड़ी केस हाई कोर्ट वगैरह सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, अटके रहते हैं, लैंड एक्विजिशन काफी टफ हो जाता है, मतलब कोर्ट्स के अंदर केस चले जाते हैं लैंड एक्विजिशन के, तो उसको थोड़ा सा सही करना होगा। लेबर लॉ जो है काफी रिजिड है हमारे, इस वजह से भी काफी हद तक हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा खराब हो जाता है। स्किल का डेफिसिट है हमारे यहाँ पे, रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज है। देखो लाइक आपको कोई भी चीज स्टार्ट करनी है बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, सिंगल विंडो क्लियरेंस आपको नहीं मिल पाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अब जाके 2019 में 63 रैंक हमारी हुई है, अदरवाइज पहले बहुत ज्यादा खराब हुआ करती थी रैंक। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी जो अडोप्शन है वो भी, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी हद तक कम है हमारे यहाँ पे। लाइक हमारा जो पेनिट्रेशन है, इंटरनेट पेनिट्रेशन फार फ्लंग एरियाज काफी हद तक कम है। उसके अलावा जो डिवाइसेज हैं वो हमारे पास कम है। हमारी रूरल पॉपुलेशन 70% है, 30% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है, और काफी हद तक रूरल फार फ्लंग एरियाज में अभी भी नेट की कनेक्टिविटी नहीं है। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी अडोप्शन भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम बनती है। डाटा सिक्योरिटी हमारे यहाँ पे है, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है, उसकी वजह से, और तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सब से चीजों की वजह से हमारा अच्छा नहीं हो पाता। तो ये सब कुछ कंस्ट्रेंट्स है, इन कंस्ट्रेंट्स को यदि रिजॉल्व कर लिया जाए, उसके अलावा हाईवे का क्रिएशन करना, उसके अलावा लॉजिस्टिक्स का क्रिएशन करना, स्टोरेज फैसिलिटीज को बढ़ाना, ये सब चीजों को बढ़ा के, लॉजिस्टिक को बूस्ट करके, हाईवेज वगैरह के नेटवर्क को ज्यादा बढ़ के, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना के, जैसे डीएमआईसी बनाया जा रहा है, इस तरीके की चीजों को करके आप काफी हद तक मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हो। और मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के हम काफी हद तक जो हमारा विजन है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने का। और मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाते हो, तो एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी काफी हद तक फीजेबल है। लेकिन उसके लिए आपको ना लो मशीनरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो अभी पॉइंट नहीं है हमारा, हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है। तो उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन जो लगातार 15% बना हुआ है, 1991 में भी 15% था, आज भी 15% है, उसको एनहेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये तो होगा मैन्युफैक्चरिंग का। एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? ठीक है, तो एग्रीकल्चर अभी 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, और लगभग 40% पॉपुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब यदि हमें इसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट करने के अंदर, जो कि 2024 में नहीं हो पाएगा, 2029 तक करना होगा। तो एग्रीकल्चर के अंदर हमको काफी हद तक हमारा, क्योंकि फूड हमारी मतलब कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड प्रोडक्शन हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो हमको हमको शिफ्ट करना पड़ेगा हमारा कल्टीवेशन। अभी भी हम काफी हद तक गेहूं राइस वगैरह की प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। ठीक है, अब इनको हमको शिफ्ट करते हुए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा, या फिर कॉमर्शियल क्रॉप्स के ऊपर जाना पड़ेगा। और कॉमर्शियल क्रॉप्स को एकदम से ना लाके स्लो फेज में लेके आते हुए और अपने आपके एक्सपोर्ट बढ़ाते हुए। ठीक है, और हम काफी हद तक एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर, जो केवल 17% है, और आई थिंक एग्रीकल्चर का जो हमारा एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन होता है वो $30 बिलियन के आसपास होता है, जहाँ की हमारा ओवरऑल जो एक्सपोर्ट है वो लगभग $600 बिलियन के आसपास है। तो उसमें एग्रीकल्चर का केवल 30 बिलियन का कंट्रीब्यूशन होना अपने आप में कम है। तो एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को बढ़ा के मतलब कि फूड क्रॉप्स की तरफ से आपको कमर्शियल क्रॉप्स की तरफ शिफ्ट होके, ठीक है, हॉर्टिकल्चर की तरफ शिफ्ट होके हम काफी हद तक जो फार्मर्स इनकम को मतलब कि बढ़ाने की भी बात कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन को जीडीपी के अंदर भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एग्रीकल्चर की, और उसमें एक चीज और की जा सकती है कि जो आपकी पॉपुलेशन है, जो 40% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट में हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है, उस 40% की पॉपुलेशन को शिफ्ट करके किस तरफ, इंडस्ट्री की तरफ 40 में से 10 या 20% पॉपुलेशन को इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करके आप काफी हद तक ऑप्टिमम अचीव कर सकते हो फ्रॉम एग्रीकल्चर। ठीक है, और क्योंकि हम काफी टाइम पे तो एक एग्रीरियन इकोनॉमी ही हमारी रही है, और हमारे एलपीजी रिफॉर्म से पहले तो एग्रीकल्चर ही काफी डोमिनेट में रहा करता था। तो इतना ज्यादा जो मतलब हमारा एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकली एक बहुत बड़ा जो एरिया रहा है, उसको हम अच्छे से यूज में नहीं ले पा रहे हैं, तो उसको भी हमको यूज में लेना चाहिए। तो इस तरह से हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के पर्पज को फुलफिल कर सकते हैं। उसके अलावा सर्विस की तो जहां तक बात आती है, तो मैं बता ही चुका हूँ सर्विस के बारे में। तो सर्विस काफी ऑप्टिमम वे में चल रही है, लेकिन इन फ्यूचर सर्विस को और ज्यादा यूटिलाइज किया जा सकता है। इसके लिए 5,000 करोड़ का भी एक सपोर्टिंग इनिशिएटिव स्टार्ट भी किया गया था 3-4 साल पहले, सर्विस सेक्टर को एनहेंस करने के लिए, है ना, सपोर्टिव तौर पे। तो इसके अंदर भी हम काफी कुछ और यूटिलाइज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को काफी हद तक यूटिलाइज करते हुए, और इसके कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब इसे और चीजें अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइक किस तरह से हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़े। तो ये चैप्टर नंबर 5 था। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, और यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को। ओके।